अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमजद कुल है। जैसा कि आपको याद होगा मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि हम लोग इस हफ्ते से अमेज़न की ट्रेनिंग शुरू करेंगे और इसको हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में रहकर जो है वो कैसे अमेज़न अकाउंट खोलते हैं और ये पूरा बिज़नेस मॉडल क्या है ताकि हमें इसकी समझ आ सके। अच्छा, इस वीडियो के अंदर मैं आपको तमाम स्टेप्स जो है वो एक्सप्लेन करूँगा कि कंपनी कैसे बनती है, अमेज़न के अकाउंट कैसे बनता है, बिज़नेस बैंक अकाउंट कैसे बनेगा, अ, हम जो है वो प्रोडक्ट कैसे सर्च करेंगे कि कौन-सी चीज़ जो है वो हमने बेचनी है, इस चीज़ का फैसला कैसे करेंगे, उसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर्स हम यूज़ करते हैं, उसके बाद हम सप्लायर को कैसे ढूँढेंगे, या मैन्युफैक्चरर्स को उसको पाकिस्तान में या चाइना में से कैसे ढूँढते हैं, कैसे उनसे नेगोशिएट करना है, बात कैसे करनी है, सैंपल्स कैसे मंगवाने हैं हमने, उनको कैसे चेक करना है, उसके बाद हमने अपना पहला ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, फिर वो ऑर्डर हमारा यहाँ पर कैसे आएगा। अमेज़न पर अकाउंट जैसे मैं बता चुका हूँ कि बनाने के बाद फिर हमने उसकी जो है वो शिपमेंट क्रिएट करनी है। जब ऑर्डर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा जो हमें सप्लायर ने भेजा होगा उसको हमने यहाँ पर चेक करना है कि वो सब ठीक है। उसके बाद जो है वो हमने उसको जो है अमेज़न के वेयरहाउसेज़ में भेजना है फुलफिल बाय अमेज़न एफबीए सेंटर जो है यहाँ पर। अ, उसके लिए हमें एक ख़ास रिक्वायरमेंट होती है, बारकोड्स लगाते हैं हम प्रोडक्ट्स के ऊपर ताकि जो है वो अमेज़न में स्कैन हो सके। तो वो मैं बताऊँगा कि कैसे उसको तैयार किया जाता है और क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद लिस्टिंग कैसे बनती है, लिस्टिंग कैसे अपलोड होती है, प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफ़ी के लिए क्या-क्या हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद लिस्टिंग की ऑप्टिमाइज़ेशन होती है, उसमें कीवर्ड्स निकालने होते हैं। उसके बाद जब आइटम हमारा या स्टॉक हमारा जो है अमेज़न के पास पहुँच जाता है तो अ, हम जो है वो पीपीसी शुरू करते हैं जिसको बोलते हैं पे पर क्लिक। तो एक तरह से ये एडवर्टाइज़िंग होती है अमेज़न पर ताकि जो है वो कस्टमर हमारा प्रोडक्ट को देखें। क्योंकि जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आप जैसा प्रोडक्ट जो है वो हज़ारों की तादाद में लोग और बेच रहे होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की जो है वो अ, उसकी जो रैंकिंग है वो ऊपर आए ताकि लोगों को नज़र आ सके, ठीक है ना? वो कैसे करते हैं, उसके बाद उनकी रिपोर्ट्स को हम कैसे पढ़ते हैं कि हमारा कौन-सा कीवर्ड जो है वो परफ़ॉर्म हो कर रहा है, कौन-सा कीवर्ड परफ़ॉर्म नहीं कर रहा। अ, उसमें कन्वर्जन कितनी हो रही है, उसकी रिपोर्ट्स की पूरे जो है उसमें डिफरेंट किस तरह के जो है वो ब्रेकडाउन होते हैं। अ, एक कॉस्ट को बोलते हैं एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल क्या है, पे पर क्लिक की कॉस्ट कितनी आ रही है, कॉस्ट पर क्लिक जिसको बोलते हैं सीपीसी, और इंप्रेशन कितने आए हैं, वो सारी चीज़ें समझाऊँगा आपको। बिज़नेस रिपोर्ट्स कैसे पढ़ते हैं, उसके बाद पेमेंट्स किस तरह से आपको अमेज़न ट्रांसफर करता है आपके अकाउंट्स के अंदर। सेकंड ऑर्डर जब हम सप्लायर को देते हैं तो उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होती है। तो बेसिकली तमाम चीज़ें जो है मैं आपको बताऊँगा कि जो है अमेज़न का मॉडल जो है वो काम कैसे करता है, शुरू से लेके आखिर तक कंपनी बनाने से लेकर, और वो कंपनी जब बनने के बाद जो है वो अपना पहला प्रोडक्ट ऑर्डर करेगी सप्लायर के साथ, और जब सप्लायर आपको चीज़ यहाँ पर भेजेगा, आप उसको चेक करेंगे और उसमें बारकोड वगैरह लगा के अमेज़न को भेजेंगे। अमेज़न जो है वो उसको अपलोड करेगा और कस्टमर ऑर्डर से आप ऑर्डर लेंगे, अमेज़न उसको शिप करेगा। उसके बाद अमेज़न जो है वो अपने पैसे रखने के बाद जो उनका कमीशन बनता है, जो उनकी सर्विस चार्जेज़ वगैरह हैं, वो रखने के बाद वो बाकी की पेमेंट आपको आपके अकाउंट में देगा, ठीक है? और उसके बाद जो है वो तमाम चीज़ों को जो है वो आपने समझना है। ये बेसिकली एक पूरा प्रोसेस है जिसको मैं आपको समझाऊँगा। इसको बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का जो वीडियो है उसको मैं आपको बनाने का मकसद ये है कि जो हमारे भाई वहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, जो नौजवान इंटरेस्टेड हैं, वो इस मॉडल को एक बार समझ सकेंगे ये मॉडल है क्या? क्योंकि बुनियादी बातें समझना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को शुरू करने के लिए, ठीक है? तो आई होप कि जो है मेरी जो ये कोशिश है ये आपको पसंद आएगी। और जैसा कि मैंने पहले ज़िक्र किया था कि मेरे पास सिर्फ़ एक ही तरीका है इसको चेक करने का कि ये कितनी इसकी डिमांड है, लोगों को चाहते भी हैं इस तरह की मालूमात हासिल करना या नहीं। तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है इसको शेयर करें बाकी अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ताकि उनको भी ये मालूमात मिले और उनका फ़ायदा हो, ठीक है ना? आपने छुपाना कुछ नहीं है, इन्फॉर्मेशन जितनी बढ़ाएँगे उतना ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा लोगों को, और इल्म जो है वो बढ़ने से इल्म जो है वो शेयर करने से जो है वो और बढ़ता है, ठीक है ना? कम नहीं होता। उसके बाद आपने जो है वो सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को ताकि जो भी नई वीडियोज़ मैं बनाता हूँ, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए फौरी तौर पर। अगर आपके कुछ सवालात हैं इस टॉपिक के हवाले से तो मुझे आप लिखें कमेंट्स में, तो मैं उनके आपको जवाब दूँगा। और लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलिए अगर आप समझते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ इसमें से आपको जो है वो कुछ फ़ायदा हुआ है।
या हो रहा है, ठीक है? तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना जो है अमेज़न की ट्रेनिंग और इसका जो है मैं पूरा आपको बिज़नेस मॉडल समझाता हूँ। अलिफ से लेकर ये तक जिसको बोलते हैं ए टू ज़ेड, ठीक है? और इसको थोड़ा-सा आपने तवज्जो से सुनना है और समझना है और अगर आप चाहें तो अपने साथ कॉपी पेन रख लें, कुछ हमें लिखना है तो, नहीं तो वीडियो को आप बार-बार चला के देख लें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? चलें आइए शुरू करते हैं। चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो किसी भी बिज़नेस को शुरू करने से पहले होता है वो है बिज़नेस का स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है ना? तो पहले मैं 2 चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। अगर तो आप यूके रेज़िडेंट हैं, तो आपके लिए बहुत ही आसानी है, आपको कुछ ज़्यादा लंबी-चौड़ी जो है वो लीगैलिटी या फ़ॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो नहीं करनी होंगी क्योंकि आप ऑलरेडी वहाँ पर यहाँ पर हैं, ठीक है? और इसी तरह से अगर आप यूके में हैं सॉरी यूएस में हैं, तो भी आपको जो है वो कोई मज़ीद एक्स्ट्रा जो है वो एफ़र्ट नहीं करने की ज़रूरत, ना ही कोई ऐसी चीज़ करने की ज़रूरत बिज़नेस अमेज़न पे लॉन्च करने से पहले आपको किसी भी किस्म की एक्स्ट्रा फ़ॉर्मेलिटी पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो लिटरली आप जस्ट स्ट्रेट अवे साइन अप कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा लेकिन वजह क्या है? क्यों हम इसको बोलते हैं कि स्ट्रक्चर बनाएँ इसका? वो ये है कि जब आप कंपनी रजिस्टर करते हैं तो आपकी जो पर्सनल एसेट्स होते हैं या जो आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं कंपनी जब आप बनाते हैं तो, ठीक है ना? अगर आप बिज़नेस करते हैं अपने नाम से ही और आपके जो पर्सनल एसेट्स होते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा आपस में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है ना? लेकिन जब आप कंपनी बना लेते हैं ना तो कंपनी एक सेपरेट होती है आपसे, सेपरेट एंटिटी होती है उसकी और उसके अलावा जो है वो उसका अकाउंट जो है वो बिज़नेस अकाउंट सेपरेट होता है, उसके जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं। तो एक तरह से एक सेपरेशन क्रिएट हो जाती है आप में और कंपनी में, तो जो बहुत ही ज़्यादा इन अ लॉन्ग रन जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद शामिल साबित होती है फ़ायदेमंद साबित होती है कि अ, आप उस सब चीज़ों को अलग रखें, ठीक है ना? तो पहली चीज़ वही कि अगर आप यूके रेज़िडेंट हैं, ठीक है? तो आपके लिए आसानी है, आप स्ट्रेट अवे बहुत जल्दी ये काम शुरू कर सकते हैं और अगर आप जो है वो यूएस रेज़िडेंट हैं तो सेम अगर आप या डॉट कॉम अमेज़न डॉट कॉम के ऊपर आप जो है अकाउंट खोल सकते हैं, कोई ज़्यादा लंबा-चौड़ा जो है वो पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा अब जो बात आ जाती है वो आती है कि ये दो चीज़ें हो गई, ठीक है ना? अब मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान में बैठ के जो है ये कारोबार करना चाहते हैं, ठीक है ना? अच्छा उनके लिए लीगल स्ट्रक्चर क्या है? उनके पास जो है वो 3 जो हैं वो अ अ, जो सेफेस्ट जो है वो रूट हैं, ठीक है ना? किस तरह से वो ये काम कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठ के, ठीक है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ नंबर 1 जो है ना, नंबर 1 वो ये है कि जितने भी वहाँ पर जो लोग रहते हैं पाकिस्तान में हर किसी का कोई ना कोई जानने वाला जो है वो बाहर मौजूद है, यूके में या अमेरिका में मेजॉरिटी ऑफ टाइम ऐसा होता है, ठीक है। तो एक तो जो आसान तरीका सबसे वो ये है कि आप जो है वो यहाँ पर जो आपके रिश्तेदार हैं, मामू, चाचा, ताया, अंकल रिश्तेदार जो भी आपके हैं या आपके फैमिली मेंबर्स हैं या आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं, जो आप पर एतबार करते हैं या आप उन पर एतबार करते हैं, तो वो ये कि आप उनके नाम पर जो है वो आईडी बनवाएँ, ठीक है? कि आप उनको फ़ोन करें, जी मैंने बिज़नेस करना है तो आप बर मेहरबानी जो है वो मुझे जो है वो अकाउंट बना दें। तो वो अपने नाम पर जो है वो अमेज़न पे आईडी बनाएँगे। तो अगेन लीगली वो बिज़नेस उनके नाम होगा, इनका वो स्ट्रक्चर सारा उन्हीं के नाम से सेटअप होगा, उन्हीं का एड्रेस यूज़ होगा, उन्हीं के बैंक कार्ड यूज़ होंगे। वो सब कुछ लिटरली बेसिक जो है वो बिज़नेस जो है वो उनका होगा, ठीक है ना? आप सिर्फ़ वहाँ पे उस पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे होंगे। समझ में आई बात आपको? ठीक है, अच्छा एक बात ये होगी, लेकिन ये एक एतबार की बात होती है, ठीक है ना? कि वो आप पे एतबार करते हैं और आप उन पे एतबार करते हैं। तो अगर कल को आपका बिज़नेस अगर टेक ऑफ कर जाता है तो वो अगर बोलते हैं कि भाई थैंक यू वेरी मच मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है अब, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको बहुत ही पहले सोचना पड़ेगा, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि अगर वो यहाँ पर जॉब करते हैं और आपने उनकी आईडी यूज़ करते हुए जो है वो कई लाख डॉलर की सेल कर दी या पाउंड की सेल कर दी, तो उसके फिर जो है वो टैक्स इम्प्लीकेशन जो है वो उन पर आएँगे, जो यहाँ पर रहते हैं ज़ाहिर मतलब क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होंगे टैक्स के मैटर्स को यहाँ पर देखने के लिए। अगर वो यूएस में हैं, तो यूएस में और अगर अगर यूके में है, तो यूके में। तो ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द टैक्स मैटर्स, ठीक है ना? क्योंकि ज़ाहिर बात है आईडी जो है वो उनके नाम पे बनी हुई है, तमाम चीज़ें लीगली उनके नाम के ऊपर है, ठीक है? ये तो हो गया एक नंबर 1 जो है तरीका। अच्छा नंबर 2 तरीका क्या है? नंबर 2 तरीका ये होता है कि जो आप जो हैं वो उनको अपने साथ बिज़नेस पार्टनर बना लें, ठीक है? तो 50-50 का पार्टनर बना लें या 30-40 का परसेंट जो भी आपने जो आपको मुनासिब लगता है वो आप जो है उनके साथ लीगली पार्टनरशिप कर लें, ठीक है?
तो उसमें ये है कि कंपनी फॉर्म होगी और उस कंपनी में 2 पार्टनर होंगे, एक जो है वो आपके जो रिलेटिव हैं या जो आपके लिंक हैं यूके में या यूएस में, और उनके वो होंगे और एक आप होंगे, ठीक है? और जो डिस्ट्रीब्यूशन करनी है 30-40 या 40-50 या जो भी आपने करना है, वो फिर आप लोग आपस में डिसाइड कर लें, ठीक है? तो उसमें ये है कि जो टैक्स मैटर्स जब अगेन रिस्पॉन्सिबल तो वो भी होंगे और आप भी ज़ाहिर बात है होंगे टैक्स के अ, जो जमा कराने हैं और जो जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन ये है कि उन पर इतना ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा क्योंकि जो प्रॉफ़िट में अगर मिसाल के तौर पे अगर वो 30% स्टेक होल्डर हैं तो जो प्रॉफ़िट है 30% उसी के वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन ये है कि कंपनीज़ में फिर ये होता है कि जब आप कंपनी बनाते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि वो कैसे बोलते हैं क्या उसको बोलते हैं पर्सन ऑफ सिग्निफिकेंट कंट्रोल। सो मेरे ख्याल शायद वो रिस्पॉन्सिबल होगा तमाम टैक्स मैटर का, ठीक है? जिसके पास ज़्यादा बड़ा शेयर होगा, शायद वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैं अगेन जो आपको बातें बता रहा हूँ ये वो हैं जो जनरली यहाँ पर अवेलेबल हैं और जो नॉर्मल प्रैक्टिस होती हैं यहाँ पर। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैं कोई लीगल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं कोई वकील नहीं हूँ, मैं कोई अकाउंटेंट नहीं हूँ, ठीक है? तो बेस्ड ऑन माई इन्फॉर्मेशन ऑनेस्टली जो मुझे मालूम है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? ये इन्फॉर्मेशन चेंज भी हो सकती है, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो इसमें कुछ अपडेट ऐसा भी हो सकता है कि कोई नई पॉलिसी आ जाए या कुछ चीज़ें चेंज हो जाएँ तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है? तो ये है कि आप जब ये काम करने जाएँ तो बेहतर है कि आप जो है वो किसी अकाउंटेंट से मशवरा करें या किसी लॉयर से बात करें, ताकि जो है हर काम जो है वो लीगल तरीके से हो। अगर जब आप बिज़नेस करने जाते हैं तो ज़ाहिर बात है आप ये नहीं चाहते कि सुनी-सुनाई बातों के ऊपर या इधर-उधर की बातें सुनकर आप जो है ना कोई बड़ा डिसीज़न ले लें, ठीक है? तो आई होप कि आई मेड दिस पॉइंट क्लियर, ठीक है ना? तो एक तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद अच्छा ये पहला ऑप्शन तो मैंने बताया कि उनकी आईडी यूज़ कर लें। अच्छा ये दोनों के लिए यूके के लिए भी है और यूएस के लिए भी है। यूके में जब कंपनी बनती है तो वो बनती है एलटीडी लिमिटेड कंपनी बनती है, ठीक है? और जो यूएस में कंपनी बनती है वो बनती है एलएलसी, ठीक है? अच्छा अ, और स्ट्रक्चर वही है या तो आप उनकी आईडी यूज़ करें, उनकी आईडी यूज़ करेंगे तो क्योंकि बिज़नेस आप कर रहे होंगे तो बिज़नेस को ओन वो करते हैं यहाँ पर यूके में, यूएस में, तो टैक्स की 100% लायबिलिटी जो है वो उनके ऊपर आएगी। लेकिन अगर वो पार्टनरशिप करते हैं तो भी लायबिलिटी तो है उनके ऊपर लेकिन ज़ाहिर बात है कि शायद रेशियो उसका ज़रा कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हम आते हैं नंबर 3 के ऊपर, नंबर थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन जो है वो थोड़ा-सा ट्रिकी है, लेकिन वो डूएबल है। वो क्या होता है कि क्योंकि एज़ ए पाकिस्तानी नेशनल जो है वो आप यूके के अंदर जो है वो कंपनी अपनी बना सकते हैं, ठीक है? यू कैन फॉर्म लिमिटेड कंपनी इन यूके बेस्ड ऑन पाकिस्तानी नेशनैलिटी, ठीक है ना? ये लीगली अलाउड है। तो वो शायद ज़्यादा मेरा ख़्याल है शायद 12 या 13 पाउंड उस पे लगते हैं यहाँ पे कंपनी फॉर्मेशन के और अमेरिका का मुझे नहीं मालूम एलएलसी बनती है तो भी ज़्यादा नहीं होती होगी। तो वो आप कंपनी फॉर्म कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है? आप रहते वहीं पर ही हैं पाकिस्तान में लेकिन यहाँ पर आपकी कंपनी फॉर्म हो जाती है। मिसाल के तौर पर आपने एक कंपनी बना ली उसका नाम रख दिया एबीसी, ठीक है? वो कंपनी फॉर्म हो गई। अब उस कंपनी को फॉर्म होने के बाद जो है वो आपको यहाँ पर जो है वो एक उसको क्या कहना चाहिए कंपनी रिप्रेजेंटेटिव जो है ना अपॉइंट करना पड़ता है। यानी कि एक ऐसा आदमी आपको अपॉइंट करना पड़ता है जो कंपनी के मैटर्स यहाँ पर देखता है। नॉर्मली जो है वो इस तरह की सर्विसेज़ जो है वो अकाउंटेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? वो पैसे लेते हैं आपसे कुछ महीने बोल रहा हूँ सॉरी वो मंथली आपसे कुछ चार्जेज़ लेते हैं। लेकिन फिर ये है कि वो जो है वो आपके बिहाफ़ के ऊपर जो है ना कंपनी के मैटर्स को डील कर रहे होते हैं। उसमें क्या फ़ायदा होता है, जब आप अपना अकाउंट खोल लेते हैं ना कंपनी फ़ॉर्म कर लेते हैं यहाँ पर, तो उसके बाद ज़ाहिर बात है आपको बिज़नेस अकाउंट चाहिए होता है। तो ऑनलाइन भी लोग बना लेते हैं, लेकिन ये है कि जब आप बिज़नेस अकाउंट खोलते हैं और आपको चाहिए हाई स्ट्रीट के जो बड़े बैंक होते हैं टियर 1 बैंक जो होते हैं, उनके लिए फिर जो है वो किसी बंदे को जाना पड़ता है ब्रांच में ना अकाउंट खुलवाने के लिए बिज़नेस अकाउंट या ऑनलाइन भी अगर खोलेंगे तो फिर आपको लोकल जो है वो एड्रेसेस चाहिए होंगे, बिज़नेस एड्रेस चाहिए होगा या लोकल फ़ोन नंबर चाहिए होगा या प्रूफ ऑफ एड्रेसेस चाहिए होते हैं लोकल जिस जगह पर आपका बिज़नेस ऑपरेट होता है। तो ये अकाउंटेंट जो है वो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं और अपने एड्रेसेस जो है वो यूज़ करवा लेते हैं। ज़ाहिर बात है उसके पैसे वो लेते हैं। तो आपके बिहाफ़ के ऊपर वो सारी चीज़ें डील कर रहे होते हैं और मेनली बेसिकली ये अकाउंट्स भी आप ही का देख रहे होते हैं। तो वो एक पूरा पैकेज बन जाता है कि वो तमाम चीज़ें आपकी डील कर रहे होते हैं। एक तरह से वो आपके कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके पैसे लेते हैं वो आपसे, उसके बाद जो है वो आपके अकाउंट डील कर रहे होते हैं, उनसे पैसे लेते हैं और जो भी आपके कंपनी के मैटर्स होते हैं, आप वहाँ पर ही रहते हैं। अकाउंटेंट आपको यहाँ पे तमाम चीज़ें जो है मैनेज कर रहा होता है या उसको बोलें कंपनी रिप्रेजेंटेटिव या कंपनी सेक्रेटरी भी बोलते हैं उसको, ठीक है? तो ये एक तीसरा तरीका है जिससे कंपनी फॉर्म हो जाती है। अच्छा ये 3 तरीके जो मैंने बताया कोई ये सेफेस्ट ऑप्शन हैं, ठीक है ना? ये महफूज़ तरीन तरीके हैं जिनसे आप बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं। लेकिन जब आप बिज़नेस करने जाते हैं, कोई भी आप बिज़नेस शुरू करते हैं, तो आप ये नहीं सोचते कि मैंने सिर्फ़ जो है ना इससे जो है वो 500 या 1000 कमा के फिर मैं भाग जाऊँगा, ठीक है? ऐसे तो नहीं करेंगे ना। और ऐसा करेंगे तो इसमें कोई मतलब ये कोई लॉन्ग रन वाली बात नहीं है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका, ठीक है ना?
तो बिज़नेस जब शुरू करते हैं तो आप चाहते हैं कि यार मैं इसको एस्टेब्लिश करूँ और इसको जैसे दरख्त बनता है ना, कैसे मतलब एक बीज डाल दिया ज़मीन में, तो फिर उसको आहिस्ता-आहिस्ता किया, उसकी आप उसको केयर करते हैं, उसको पानी देते हैं, उसको खाद देते हैं और उसको मतलब उसका उसका ख़्याल रखते हैं, तो फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो दरख्त बन जाता है। तो ऐसे ही बिज़नेस जब आप शुरू करने जाते हैं ना, जब आप इसको प्लांट करते हैं बिज़नेस ऐसे सीड, तो वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना तनावर दरख्त बनना शुरू हो जाता है, बिज़नेस बड़ा होना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो जो लास्ट थिंग जो चीज़ आप चाहेंगे ना वो ये होगा कि जब आप बिज़नेस आप खड़ा कर दें, 1 साल, 2 साल बाद, 3 साल बाद जब वो सही प्रॉफ़िटेबल हो जाए और उस वक़्त मालूम हो कि आपने जो है ना जब बिज़नेस स्ट्रक्चर बन रहा था ना, जब आप बिज़नेस आपने शुरू किया था या आपने जब लीगल कंपनी फ़ॉर्म की थी ना, उस वक़्त आपने जो है ना कोई ऐसी गलती कर दी, जिसकी वजह से जो है ना अब आपको बिज़नेस बंद करना पड़ेगा। या उसकी कोई ऐसी इम्प्लीकेशन हो गई जिसकी वजह से कि आपको बिज़नेस कंटिन्यू आप नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो इन चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है। आपने अपने आप को बिल्कुल सेफ होके चलना है। बिज़नेस को चलाएँ इतना क्लीन और इतना साफ और इतना लीगल तरीके से चलाएँ कि जहाँ कहीं पर भी किसी भी किस्म का आपको इश्यू ना आए। ठीक है? ये मेरा एक एक वो है एडवाइस आप सब लोगों के लिए। तो ये 3 रास्ते ऐसे हैं जो जो अभी महफूज़ तरीन हैं और लीगल हैं ऑब्वियसली। लेकिन जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आपको जो है वो अपने ये अकाउंटेंट से या सॉलिसिटर से जो है वो बात, या वकील जिसको बोलते हैं, उससे बात करके जो है वो आपको मज़ीद जो है ना क्लियर करना होगा, ठीक है? और जो है यहाँ पर कई कंपनियाँ भी हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं। अगर आप इंटरनेट पे ढूँढेंगे ना, तो वो उनकी एक फ़िक्स फ़ीस होती है, वो फिर आपको जो है ना यहाँ पर कंपनी को पूरी बना के दे देते हैं और अपनी सर्विसेज़ के चार्जेज़ लेते हैं, और यही जो सिलसिला है वो अमेरिका में भी है, ठीक है ना? तो ये एक लीगल तरीका है। अच्छा, बाकी जो तरीके हैं वो सारे उनके बारे में मैं ना बात करना चाहता हूँ और ना ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है ना? तो लोग उल्टे-सीधे काम करते हैं, कुछ ना कुछ करके उल्टा-सीधा जो है वो बना तो लेते हैं अकाउंट। लेकिन मैं इतना बता दूँ आपको, जब भी इस तरह से लोग अकाउंट बना लेते हैं ना, उस वक़्त तो बड़े खुश होते हैं कि हाँ जी, अकाउंट मेरा बन गया, बड़ी अच्छी बात है। अब मैंने बेवकूफ़ बना दिया सबको और अकाउंट मेरा बन गया, वहाँ बैठे हुए, वो तो सही है। लेकिन जब उसके इम्प्लीकेशन होते हैं, जब कोई मसला होता है ना, तो फिर वो लोग जो है ना फँस जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपने अकाउंट बना लिया, कुछ भी उल्टे-सीधे कागज़ यूज़ करके आपका बिज़नेस चल पड़ा और अचानक से जो है वो वेरिफ़िकेशन की रिक्वेस्ट आ जाती है अमेज़न से या बैंक से, तो वो जो पैसे आपके फँसे हुए हैं, वो उसमें पड़े होंगे, वो तो फँस गए, ठीक है ना? वो तो नहीं जा सकते अब कहीं। इसी तरह से अगर अकाउंट है अमेज़न के ऊपर, अमेज़न ने वेरिफ़िकेशन वगैरह माँग ली या कोई और चीज़ हो गई, तो आपकी इन्वेंटरी पड़ी है वहाँ पे, ठीक है? उसको क्या होगा? फिर अमेज़न के पास जो आपके पैसे पड़े हैं, उसका क्या होगा? ठीक है ना? तो मतलब मेरा मशवरा ये होगा कि सेफ़ेस्ट रूट पे चलें, ईमानदारी से और साफ़ और शफ़ाफ़ तरीके से बिल्कुल सही काम करें, जिसकी वजह से ना आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाएगी। मैं आपको ये दिखाता हूँ कुछ वेबसाइट्स, ये आप अपने इनको चेक कर लीजिएगा, और डिटेल में आप इनको पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है? इसमें तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है, ठीक है? पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यूके की, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ यूएस की, ठीक है? तो यूके में जो है वो एक वेबसाइट है, उसको बोलते हैं gov.uk, जी फॉर गोल्फ, ओ फॉर ऑस्कर एंड वी फॉर विक्टर। सो gov.uk, ये देखें, ये वेबसाइट है इसकी ना, ये जो मैंने यहाँ पे आप देख रहे हो कर्सर, gov.uk, ये वेबसाइट है। आप जाके यहाँ पे ऊपर देख लें, इसका लिंक पे जाएँगे ना, यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है कि आप तमाम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाती है। अब आप यहाँ पे जाएँ, सेटअप पे जाएँ, ठीक है? सेटअप पे क्लिक करें, अपने बिज़नेस सेटअप करना है, यहाँ पे वो बता रहे हैं किस-किस तरह के ऑप्शन हैं आपके पास, ठीक है? आप सोल ट्रेडर कर सकते हैं। अब ये आप नहीं करेंगे, ज़ाहिर बात है, आप तो यहाँ पे नहीं रहते। अगर आप यहाँ पे यूके में नहीं, अगर आप यूके में रहते हैं तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन अगर आप यूके में नहीं रहते तो आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है लिमिटेड कंपनी का, ठीक है? पार्टनरशिप जैसा कि ये बोलता है, जहाँ पार्टनर बना सकते हैं यहाँ पे लोकल रेज़िडेंट को अपने साथ, ठीक है? तो नॉर्मली लोग लिमिटेड कंपनी में जाते हैं। उसके बाद जो है हाउ टू सेट अप अ लिमिटेड कंपनी, अगेन यहाँ यू कैन क्लिक हियर, सॉरी यहाँ पे ये देख रहा हूँ, ये क्लिक करें यहाँ पे। अब यहाँ पर ये तमाम इन्फॉर्मेशन आ जाती है यहाँ पर ना, कि जो है वो अ हाउ टू सेट अप बिज़नेस, सेल्फ एम्प्लॉयड बिज़नेस पार्टनरशिप, और ये तमाम यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी। अगर आप बोलते हैं कि आपने जो है वो चेक व्हाट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज़, ठीक है? यहाँ पर आप जाते हैं, यहाँ से आपको मालूम हो जाता है क्या है ये। लिमिटेड कंपनी इज़ लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है ना? तो बाय गारंटी तो खैर आप नहीं करते, क्योंकि ये मेरे ख्याल शायद उनके लिए होती है जो शायद वो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं या जो चैरिटीज़ होती हैं, वो उनके लिए होते हैं। बहरहाल ये जो है जो लिमिटेड बाय शेयर जो है ना, ये इससे आपकी ऐसे आप कंपनी बनाएँगे, ठीक है?
इसका फ़ायदा क्या होगा, ये लीगली जो है ना ये सेपरेट होगी आपसे ना, जो भी लोग चला रहे हैं इसको। इसके इसके फाइनेंशियल मैटर सेपरेट होते हैं, बैंक अकाउंट सेपरेट होते हैं इसके, और शेयर एंड शेयर होल्डर ऑब्वियसली इसमें होते हैं। तो जब आप कंपनी बनाएँगे तो मोस्ट प्रोबब्ली आप इसके 100% शेयर होल्डर होंगे अगर आप खुद करते हैं। अगर आप कोई यहाँ पे अपना जो है रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करते हैं तो आप इसके 100% जो है वो ओनर होंगे। अगर आप किसी के साथ करते हैं तो फिर वो आप वो शेयर होल्डर होंगे, ठीक है। और सेम एज़ जब आखिर में जब वो प्रॉफिट जो भी होता है साल का, फिर उसके ऊपर टैक्स जाता है यहाँ पे, इसको कॉर्पोरेशन टैक्स बोलते हैं। अच्छा, जैसा कि यहाँ बता चुके हैं, ये नॉट फॉर प्रॉफिट की जो कंपनी है, ये बाय गारंटी उनके लिए होता है, ये हमारे लिए ये मतलब उनके लिए नहीं जो बिज़नेस करते हैं, तो बेसिकली आपके लिए ये होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से कंपनी बनती है, और तमाम डिटेल जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। इस वेबसाइट पे आप जाएँगे तो आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर मैं बहुत डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई यहाँ से, आपको कि कंपनी जो है वो कैसे फॉर्म होगी, लिमिटेड कंपनी यूके के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब यही चीज़ें हम देखते हैं कि यूएस में कैसे होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप जाएँगे यूएस में जो है इसकी वेबसाइट है, उसको बोलते हैं आईआरएस, इस आईआरएस, ठीक है। irs.gov .gov, ठीक है। तो वहाँ जाके आप ये देख लेंगे, होम स्क्रीन बनी हुई है, यहाँ पर आप ये क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये तमाम ये इस तरह से वेबसाइट बनी हुई आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ऑलरेडी वो लिंक बनाया हुआ था, तो उसको आप मैंने वहाँ से उसको क्लिक कर दिया था। अ, यहाँ मैं दोबारा वापस चला जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी वही ऑप्शन है जैसा कि यूके में दिखा रहे थे कि सोल प्रोप्राइटरशिप है, जो जो इंडिविजुअल ओनर होता है, फिर पार्टनरशिप है, कॉर्पोरेशन है, और रेस्ट कॉर्पोरेशन और लिमिटेड कंपनी। जो अमेरिका में जो बनाते हैं अमेजोन को बिजनेस करने के लिए लोग जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी जो है वो बना देते हैं, एलएलसी उसको बोलते हैं, ठीक है। आप उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, किस तरह की क्लासिफिकेशन होती है, और इफेक्टिव डेट, इफेक्टिव डेट ऑफ कलेक्शन, और तमाम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। और अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, वो ये था यहाँ पर कि यहाँ पर जब आप कंपनी बनाएंगे ना, तो आपको जो है वो सेपरेट जो है वो यूटीआर इशू होगा एचएमआरसी से। तो एचएमआरसी यहाँ की जो है वो इदारा है जो आपका टैक्स वगैरह जो है कलेक्ट करता है। तो यूटीआर होता है यूनिक टैक्स रेफरेंस नंबर। तो वो जो है वो आपका वो इस कंपनी के साथ वो आपको सेपरेट इशू होगा इस कंपनी के लिए। इस तरह से अगर आप किसी की आईडी यूज़ करते हैं तो उसके पास अगर यूटीआर ऑलरेडी है तो वो सेपरेट रहेगा, उस कंपनी का यूटीआर अलग से मिलेगा उसको, ठीक है ना। अगर वो पार्टनरशिप करता है तो भी, और अगर वो आप उसकी आईडी यूज़ करके जो है वो बनाते हैं अकाउंट, तो भी तो बिजनेस का यूटीआर आपको एक सेपरेट मिलता है, ठीक है। अ, तो ये एक चीज़ मुझे कंफर्म करनी थी। और जिस तरह से यूटीआर होता है ना, यूटीआर बेसिकली एक रेफरेंस नंबर होता है जिसके अगेंस्ट जो है वो आपसे टैक्स कलेक्ट किया जाता है, या जो भी आपकी ड्यूटीज़ होती हैं, ताकि मालूम हो सके कि इस कंपनी को हमने ये यूटीआर इशू किया था, इस यूटीआर के अगेंस्ट हमने इतना टैक्स लिया है, ठीक है। अच्छा, इसी चीज़ को जो है वो अमेरिका में इसको बोलते हैं आरटीआईएन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहीं इसकी डिटेल होगी। तो बेसिकली वो जो है उसका जो है वो नंबर होता है, टैक्स नंबर होता है, ठीक है ना। यहाँ पर कहीं होगा एम्प्लॉयमेंट आईडी नंबर, है ना। मैं देखता हूँ यहाँ पर बिजनेस टैक्स, और यहाँ आपको तमाम डिटेल्स जो हैं वो अ, मिल जाएंगे, इनकम टैक्स की, एस्टिमेट टैक्स की, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स की। तो बेसिकली ये ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो मोस्ट एक्यूरेटली मिल रही होती है। तो यहाँ पर जो है ना उसको आई टी आई एन बोलते हैं, ठीक है ना। आपका जो टैक्स नंबर होता है जिसके अगेंस्ट आप जो है टैक्स फाइल करते हैं, ठीक है। अगेन, अगर आप अमेरिकन नेशनल ऑलरेडी हैं या वहाँ पर रहते हैं, लीगल रेजिडेंट हैं आप, तो आपको ज़्यादा जो है वो अ, मुश्किल नहीं होगी अमेज़न पर अकाउंट खोलने के लिए, ठीक है। तो आई होप कि मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी है। अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो जैसे मैंने यूके के बारे में बताया, बिल्कुल एग्जैक्टली अमेरिका में भी ऐसा ही है कि जो है वो या तो आप कोई जो अमेरिकन रेजिडेंट आपके रिश्तेदार हैं उनके आईडी यूज़ करें, और जो है वो उनसे अकाउंट बनवाएं, और वो आपको यूज़र नेम पासवर्ड देते हैं और आप बिज़नेस करें उनके नाम पर। लेकिन अगेन मसला ये होगा कि जब वो एट द एंड ऑफ द ईयर जो बिज़नेस आपका होगा, जो भी आपका बिज़नेस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, जो भी इसके ऊपर, उसके जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है ना। और उसकी टैक्स इम्प्लीकेशन भी होंगे, मिसाल के तौर पे अगर उनकी इनकम जो है वो ऑलरेडी क्रॉस कर जाती है सर्टेन लिमिट, तो फिर उनके ऊपर टैक्स उनको ज़्यादा देना पड़ सकता है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको उनको बतानी होगी, बतानी चाहिए आपको इन एडवांस, अगर आप उनकी आईडी यूज़ करते हैं, ऐसा ना उनको बाद में प्रॉब्लम हो, ठीक है। ये तो ये चीज़।
और फिर वही पार्टनरशिप वगैरह करनी है तो पार्टनरशिप कर रहे हैं, और अगर थर्ड ऑप्शन वही है, आपने जो है वो सर्विसेज यूज़ करनी है अकाउंटेंट की या सोलिसिटर की अमेरिका में, वो जो है आपको जो है रेजिडेंट आपको बिजनेस एड्रेस भी प्रोवाइड कर देंगे, और आपके बाहर के अकाउंट भी खोल देंगे, और आपके अकाउंट भी मेंटेन कर लेंगे, आप वहाँ बैठ कर जो है वो बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि ये जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। तरीका वही मैंने बता चुका हूँ कि 3 तरीके अमेरिका में भी यही है, या तो आप किसी की आईडी यूज़ करेंगे, उसमें जो एप्लीकेशन है वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो फिर जो जिसका आईडी यूज़ कर रहे हैं उनके ऊपर लाइबिलिटी आएगी। ठीक है, और नंबर 2 जो है वो आप पार्टनरशिप कर रहे हैं उनके साथ, जो कि मेरे ख्याल मुनासिब सी बात है। और तीसरी बात वो ये कि जो है अपनी आईडी बनाएं इंडिपेंडेंटली, या आप अपनी कंपनी फॉर्म करें हमारे अमेरिका में, और जो है वो कंपनी रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अपॉइंट करें। ये थोड़ा सा महंगा रास्ता पड़ता है। जो बेहतरीन तरीका ये होता है, जो आ, मैं ये तो नहीं कह रहा कि आपको मैं एडवाइस दे रहा हूँ कि ऐसा करो, लेकिन जो बज़ाहिर नज़र आता है वो ये है कि आप बेहतर है कि आप जिसकी आईडी यूज़ कर रहे हैं अपने किसी अजीज़ की या जानने वाले की, उसको साथ जो है पार्टनरशिप कर लें, और उसको जो है वो थोड़ा सा उसको शेयर दे दें। उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर कल को आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, या कोई प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए होते हैं, या बैंक अकाउंट में कोई इशू होता है, तो वो आपकी जो है ना वो हेल्प कर सकते हैं। ठीक है ना? और वकील वो जो अगर अगर आप अपॉइंट करते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है अमेरिका में या यूके में, वो भी करेंगे, लेकिन ज़ाहिर बात है कि वो फिर अ, उस पे चार्जेस ज़ाहिर बात है वो फिर अपने लेंगे अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ आप उनसे करवाएँगे। ठीक? तो आई होप कि मैंने एक चीज़ आपको क्लियर कर दी है। मैं दोबारा ये बोलूँगा आपको कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है, ये इन्फॉर्मेशन अब तक के लिहाज से सही है, और अगर कोई चीज़ में चेंज हो जाए, कोई अपडेट हो जाए, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। और ये है कि मैंने जो आपको बताया है, इसको आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इसको वेरीफ़ाई भी करें और डबल चेक करें, क्योंकि मैं कोई वकील भी नहीं हूँ और ना ही मैं अकाउंटेंट हूँ। लेकिन मतलब आई एम प्रोवाइडिंग दिस इन्फॉर्मेशन विद इन अ गुड फेथ ना, मैं अपनी ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके। ठीक है? और अगर कोई चेंजेस होती हैं कोई पॉलिसीज़ के अंदर, या किसी और एरिया के अंदर, तो आपने मालूम करना हो कि कोई चीज़ चेंज हुई है या नहीं हुई है, तो वो अगेन मैं आपको बता चुका हूँ कि ये अमेरिका में जो है आईआरएस वेबसाइट है, और जो यूके में है gov.uk वेबसाइट है, यहाँ से आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है? तो आई होप कि मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी है कि सबसे पहला स्टेप जो बिज़नेस का है कि वो कंपनी जो है वो बनती कैसे है, बिज़नेस स्ट्रक्चर, यानी कि पहला स्टेप जो है वो बिज़नेस का कैसा होगा। अ, ये मत कीजिएगा कि जो है सुनी-सुनाई बातों में कि वो इसका अकाउंट यूज़ कर लूँ और ये का यूज़ कर लूँ और ये करके मैं यूँ कर लूँ, ऐसे कर लूँ, ऐसा ना करना। क्योंकि इन अ लॉन्ग रन अगर आपको मसला होगा एंड में, तो जो है वो आपका बिज़नेस भी ख़त्म हो जाएगा, और हो सकता है फिर आपको लीगली जो है ना वो फिर आपको उसमें जो है वो फेस करने पड़ेंगे, जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ठीक है? तो बिल्कुल साफ तरीके से, शफ़ाफ तरीके से, ईमानदारी से जो है वो सही जो है काम कीजिए। ठीक है? आई होप मैंने आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है कि ये चीज़ कैसे की जाती है। और ये मुमकिन है, ये डूएबल है, और बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता। और ये तमाम इस प्रोसीजर के अंदर इस कंपनी को खड़ी करने में मेरा ज़ाती ख़्याल, मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं है। अपने राय दे रहा हूँ आपको कि तकरीबन 2 हफ़्ते से 3 हफ़्ते या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लगेगा इस मैं आपको मैक्सिमम बोल रहा हूँ। ठीक है ना? लेकिन नॉर्मली जैसे यूके में अगर आप कंपनी बनाते हैं, तो यूके में तो कंपनी जो है वो लिटरली ऑनलाइन बन जाती है, मतलब 5 से 10 मिनट में आपको ईमेल आ जाती है। ठीक है? और जैसे ही आप कंपनी फॉर्म करते हैं, ऑटोमेटिकली ईमेल चली जाती है कंपनी हाउस के अंदर जो यूके के अंदर है, और वहाँ से वो आपको मेल आ जाती है, और ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो चली जाती है एचएमआरसी के पास, और फिर यूटीआर जो है वो खुद ब खुद आपको 2 हफ्ते के अंदर जो भी एड्रेस उसमें लिखा होता है यूके का, वहाँ पर मिल जाता है। तो अमेरिका में शायद थोड़ा स्लो होता होगा, मुझे नहीं मालूम उसका। लेकिन प्रोसीजर जो है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि जो है वो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। तो ये तो हो गया कंपनी बनाने का सिलसिला, अब कंपनी हमारी बन गई। अब हम चलते हैं, दूसरा जो मेन स्टेप है वो ये है कि कंपनी का जो है वो बिज़नेस अकाउंट कैसे बनता है। जैसे मैंने बता चुका हूँ कि आपके जो हैं वो फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं वो सेपरेट होंगे, आपने वो अलग रखने हैं। अपने ज़ाती अकाउंट्स और ज़ाती जो हैं वो बैंक अकाउंट्स, और जो आपके एसेट्स हैं या पैसे हैं वो आपने सेपरेट रखने हैं कंपनी से। तो उसके लिए आपको कंपनी का बिज़नेस अकाउंट जो है वो बनाना पड़ेगा। ठीक है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे बनता है।
पिछले क्लिप में मैंने आपको बताया था कि जो है वो कंपनी कैसे बनाते हैं, तो कंपनी हमारी बन गई है। अब हम जो है वो सेकंड स्टेप हमारा वो क्या है, अब हमने बिज़नेस अकाउंट जो है वो अपना खोलना है उस कंपनी के लिए, ठीक है। अच्छा, जब कंपनी आपकी बन जाएगी तो जो भी आपने एड्रेस प्रोवाइड किया होगा उस कंपनी को फ़ॉर्म करते हुए आपको उस एड्रेस के ऊपर जो है वो कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, ठीक है ना? उसको जो सर्टिफ़िकेट वगैरह होता है वो मिल जाएगा। और मेरे ख़्याल शायद 2 हफ़्ते के अंदर-अंदर जो है वो आपको यूटीआर मिल जाता है। यूके में जो है जैसे मैंने कहा था कि वो यूनिक टैक्स रेफ़रेंस नंबर होता है वो मिल जाएगा आपको। और जो है अमेरिका में जो है वो आपको आईटीआईएन जो है वो मिल जाएगा। वो कंपनी के नाम के ऊपर आपको होगा, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो है वो कंपनी की लीगल डॉक्यूमेंट सारे आ चुके हैं और आपके पास जो है वो लोकल गवर्नमेंट का यूके या यूएस से जो है वो टैक्स नंबर भी आ चुका है, ठीक है। अब आप ये तमाम चीज़ें अलोंग विद योर पर्सनल आईडी जो है अगर तो आप देखें तो अगर दो सेकंड टू ऑप्शन जो मैंने बताया था, अगर तो आपने पार्टनर बना लिया है उनको किसी लोकल रेजिडेंट को अपने साथ, तो वो जाएंगे अकाउंट खोलेंगे क्योंकि वो एक पार्टनर से भी अकाउंट में खाने खुल जाता है या डिटेल मुझे नहीं मालूम। जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें यूज़ हो रही है ना इस वक्त वो ऑनलाइन यूज़ हो रही हैं मोन्जो बैंक के ऊपर, जिसकी मैंने ये भी बताई है यहाँ पर, ये बैंक है, ये ऑनलाइन अकाउंट खोल देता है, ठीक है। तो अ, वो साहब जो है वो जाएँगे अगर उन्होंने हाई स्पीड बैंक खोलना है तो जो आपके पार्टनर हैं, और अगर उनकी अपनी आईडी यूज़ हुई है और वो ही 100% पार्टनर हैं और आप सिर्फ यूज़ कर रहे हैं उनकी आईडी, तो भी वो खुद ही खोलेंगे अकाउंट। थर्ड केस के अंदर अगर आपका जो अकाउंटेंट है वो अकाउंट खोलेंगे तो अगेन आपकी जो है वो आईडी चाहिए होगी, जिसकी वजह से जिनकी ज़रूरत पड़ेगी वो अकाउंट खोलने के लिए। तो होता क्या है कि क्योंकि ये जो बैंक है ये ऑनलाइन बैंकिंग होती है, तो ये अमूमन ऑनलाइन जो है वो आप जो है वो बैंक खोल लेते हैं, ऐसे जो है अकाउंट खोल लेते हैं, सॉरी। तो इसमें यहाँ पर आप बिज़नेस पे जाते हैं और इस जगह पर जाकर जो है वो अपनी तमाम डिटेल्स वगैरह डाल देते हैं। अगर आप यूके के हैं तो यूके की, और यूएस के हैं तो यूके की कंपनी इन्फॉर्मेशन, कंपनी का नंबर, यूटीआर या आईटीआईएन नंबर, और जो आपका लोकल रेजिडेंट है वो, और प्रूफ ऑफ एड्रेस, यानी कि जहाँ मतलब कोई भी यूटिलिटी बिल जो है वो आप दे देते हैं कि ये मेरा जो है वो परमानेंट एड्रेस है, जहाँ पर कंपनी का जो एड्रेस है वो ये है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका अकाउंट खुल जाता है। नॉर्मली लोग मौज़ूद में खोल लेते हैं, ऑनलाइन बैंक है। उसके बाद एक और बैंक है वो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, जो आपको मुनासिब लगे वो आप कर लीजिएगा। मोन्ज़ो यूके के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो है वो स्टार्लिंग बैंक यूके में भी ये अभी काफ़ी इसकी एडवर्टाइज़मेंट हो रही है, और यूएस में भी ये है बैंक, ठीक है ना? तो ये ऑनलाइन आपका अकाउंट खोल देता है बिज़नेस बैंकिंग यहाँ से, ठीक है। अ, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको अगर आप ये ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए अगर आप ये अकाउंट खोलते हैं तो आपको इन बैंकों को विज़िट नहीं करना पड़ता, ठीक है ना? लेकिन ड्रॉबैक ये होता है कि ज़ाहिर बात है ये बैंक जो है वो इतने ज़्यादा फ़ेमिलियर नहीं है ज़रा, टियर 3 बैंक हैं या टियर 2 बैंक हैं। जो हाई स्ट्रीट के बड़े बैंक होते हैं ज़ाहिर बात है उनकी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। तो लेकिन आपका काम जो है वो शुरू हो सकता है इससे ना, लेकिन सिक्योर बहरहाल ये है। उसके बाद जो है उसके बाद एक बैंक है ट्रांसफर वाइज जो है, ये एक और बैंक है ट्रांसफर वाइज, यहाँ भी अकाउंट खोल सकते हैं आप, ठीक है। ये यूएस के लिए भी है और यूके के लिए भी है, ठीक है। लेकिन यूके में जो एक सॉरी यूएस में जो एक बैंक बहुत आसानी से अकाउंट खोल देता है ऑनलाइन, वो है मर्करी बैंक। ये देखें, ये बैंक है मर्करी बैंक। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से बैंक अकाउंट खुल जाता है। आप ओपन अकाउंट में जाकर जस्ट फिल ऑल द डिटेल्स, ठीक है ना। तो और उसके बाद फिर हम इसको यहाँ से फॉरवर्ड ऑनवर्ड जो भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है वो हम इससे डाल देते हैं, ठीक है। तो और ये जब बैंक अकाउंट खोल देता है तो ज़ाहिर बात है कि वो फिर आपको अगेन डिपेंड करता है बैंक पर और उस वक्त कितने वो लोग बिजी हैं, ये सूरत हाल क्या चल रही है उस जगह की। तो वो आपको जो है जहाँ भी आप अकाउंट खोलें, चाहे वो मरकरी हो यूएस के लिए, ट्रांसफर वाइज या यूके यूएस के लिए हो, स्टार्लिंग यूके यूएस के लिए हो, और जो है वो मॉन्सो बेसिकली यूके के लिए यूज़ हो रहा है। तो ये आपको जब अकाउंट खोल देंगे ना तो ये आपको जो है आपका ने जो आपने जो एड्रेस प्रोवाइड किया है ना उस एड्रेस पर आपको जो है वो डेबिट कार्ड एप्लीकेशन कंपनी जो है वो आपको भेज देंगे पोस्ट के ज़रिए, ठीक है। तो जब ये आपको डेबिट कार्ड या बैंक कार्ड जो है वो मिल जाएंगे, तो अब आपके पास जो है वो तकरीबन तमाम चीज़ें आ चुकी होंगी, ठीक है। अब आप जो समझने की चीज़ें वो आपके पास कंपनी आपने पूरी बना ली यूके में या यूएस में, जो 3 तरीके हैं उनके लिहाज से, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो ऑफ़िशियल आपको जो है वो यूके के लिए यूटीआर और यूएस के लिए आईटीआईएन नंबर मिल गया, ठीक है। और तीसरी जो चीज़ है वो आपको जो है वो बिज़नेस बैंक अकाउंट जो है वो आपने खोलनी है अपनी।
ठीक है, और आपके पास बैंक अकाउंट भी है, और उसके बाद वो कार्ड भी है, और उसके डिटेल्स भी हैं बैंक अकाउंट की, अकाउंट नंबर, शॉर्ट कोड हो, जो भी डिटेल्स होती हैं, ठीक है। तो अब और यूटिलिटी बिल आपका पता है जिस जगह के ऊपर आपको बैंक ने वो डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, तो वो बेसिकली वो जगह आप यूज़ कर रहे हैं, वो एड्रेस यूज़ कर रहे हैं, तो वो फिर आपको जो है एज ए प्रूफ देना पड़ेगा। अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि अगर यूटिलिटी बिल आपको नहीं मिलते उस जगह के में, मिसाल के तौर पे अगर अकाउंटेंट आपको यूज़ कर रहे हैं और वो बोलते हैं कि हम नहीं आपको प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि यूटिलिटी बिल या जो फिक्स जो लाइन बिल होते हैं, नॉर्मली ये वो होते हैं, गैस के बिल होते हैं या पानी के बिल होते हैं या इलेक्ट्रिसिटी के बिल होते हैं, ज़ाहिर बात है ये जल्दी जल्दी जो है वो सबके नाम ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, और ये फिजिबल नहीं होता कि आप जो है ना फौरी तौर पे जो है वो अकाउंट के ऊपर से नाम आप जो चेंज कर दें इन बिलों के ऊपर से। तो उसमें जो है वो डिपेंड करता है कि आप जो प्रूफ ऑफ एड्रेस जो है वो क्या एक्सेप्ट किया जाता है। तो क्योंकि आप बैंक अकाउंट जो है वो खोल चुके हैं, तो जब आपकी जो बैंक स्टेटमेंट आपको मिलेगी ना उस एड्रेस के ऊपर, तो वो बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस होगा, ठीक है ना? तो वो आप वो यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा कुछ लोग जो है वो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर हैं, यूके में या यूएस में। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो अ, जो है ना पोस्ट पेड जिसको बोलते हैं, यानी कि मोबाइल फ़ोन का कनेक्शन ले लेते हैं जिसमें आपको बिल आता है महीने के एंड में, ठीक है ना? तो वो कनेक्शन वो ले लेते हैं मोबाइल फ़ोन का, और वो मोबाइल फ़ोन का जो बिल आता है उस एड्रेस के ऊपर, तो वो बिल को भी यूज़ करते हैं एज़ ए प्रूफ ऑफ एड्रेस। लेकिन अगेन डिपेंड करता है, ये चीज़ इतनी कंफर्म नहीं है, कई मर्तबा कुछ जो है वो जगहों पर इन बिल्स को जो है वो एज़ ए प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं माना जाता। लेकिन क्योंकि आपको बैंक स्टेटमेंट मिल जाएगी उस एड्रेस के ऊपर, तो वो बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपके पास प्रूफ ऑफ एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास तकरीबन तमाम चीज़ आ चुकी हैं अमेज़न पर अकाउंट खोलने के लिए, ठीक है। तो अब ये देख लें, शुरू से लेकर आखिर तक आपने कंपनी स्ट्रक्चर बनाया उसको बिल्कुल लीगली, उसके बाद आपने बिज़नेस बैंक अकाउंट खोला लीगली, आपके पास लीगली जो है वो यूटीआर नंबर या आईटीआईएन नंबर आ गया है, आपके पास एड्रेसेस हैं, आपके पास बैंक कार्ड्स हैं, आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अब जैसा कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा, ये सारी चीज़ें फ़ौरन नहीं हो जाती, इन चीज़ों में टाइम लगता है, ठीक है ना? तो गिव एंड टेक, मुझे लगता है कि ये सारा प्रोसेस शुरू से आखिर तक करने में आपको शायद अप्रॉक्सिमेटली 1 महीने से 2 महीने लग सकते हैं, ठीक है ना? तो आप यूँ समझ लें कि तकरीबन 6 हफ्ते से 8 हफ्ते आप लगा लें, ठीक है? तो अब आप बिल्कुल तैयार हैं, अब आपके पास जो है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं अमेज़न पर अकाउंट खोलने के लिए, ठीक है? तो अब हम चलते हैं अमेज़न वेबसाइट पर, तो मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर जो है वो अकाउंट किस तरह के होते हैं, और अमेज़न पर जो है वो अकाउंट कैसे खोले जाते हैं। अच्छा, अब जो है हम अमेज़न पर अकाउंट खोलने के लिए तैयार हैं, ठीक है? जैसा कि मैं बता चुका हूँ, हमारे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। अब हम चलते हैं अमेज़न यूके पे चलते हैं पहले, ठीक है? फिर यूएस पे जाते हैं। उसमें बताता हूँ कि किस तरह से अकाउंट खुलते हैं और क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है? सो नंबर 1 पे हम जाते हैं अमेज़न पे, ये है अमेज़न, ये यूएस है, सॉरी यूके पे चले जाते हैं, यूरोप है, ठीक है? अच्छा, इनमें मैं बताऊँ 2 तरीके से जो है वो अमेज़न इस वक़्त अकाउंट ऑपरेट कर रहा है। अच्छा, एक जो अकाउंट है, उस अकाउंट की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, अ, जो है इसको बोलते हैं सेलर अकाउंट, सब्सक्रिप्शन टाइप, ठीक है ना? तो अ, यानी कि जब आप सेलर हैं और आपने जो है वो अमेज़न पे चीज़ें बेचनी हैं, तो अमेज़न बोलता है बेचने के हमारे पास 2 रास्ते हैं, आपने कौन-सा जो है वो पसंद करना है। एक ये रास्ता है कि जितनी मर्तबा जितनी चीज़ें आप बेचेंगे ना, उतनी चीज़ों के ऊपर जो है ना वो हम पर ऑर्डर जो है ना या पर सेल कमीशन लेंगे, फिक्स अमाउंट, और या फिर जो है वो आप हमें फिक्स पैसे दें महीने के, उसमें आप कितना मर्ज़ी बेचें, ठीक है? उसमें नॉर्मली लोग ये जो जो फिक्स अमाउंट वाला होता है वो ये है कि 25% 25 पाउंड यहाँ पे लिखा हुआ है, 25 पाउंड एक्सक्लूडिंग वीएटी, क्योंकि यहाँ पर यूके में 20% वीएटी होती है ना, वीएटी मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है? तो 25 पाउंड के ऊपर जो है वो 5 पाउंड का वीएटी टैक्स लगता है, तो 30 पाउंड जो है ना महीने की आपको फीस देनी पड़ती है अमेज़न को। अच्छा, इस जब आप फीस देते हैं ना, इसमें आप चाहे एक भी सेल ना करें, ये फीस फिक्स है, आपको ये देनी ही देनी है। चाहे आप 1 सेल करें, चाहे आप 1000 सेल करें, फीस आपकी वही रहेगी, ठीक है? तो ये बता दूँ आपको। दूसरी बात जो क्या है, उसमें क्या होता है कि पर आइटम जो है ना वो चार्ज करते हैं आपसे 0.75 पेंस, ठीक है ना? 0.75 पेंस मतलब ये है कि 1 पाउंड के अंदर, जैसे पाकिस्तान में होता है ना कि 1 रुपए के अंदर 100 पैसा होता है ना, तो आप ये है कि 1 पाउंड के अंदर जो है वो 100 पेंस होते हैं, ठीक है? तो समझ लें कि 75 पेंस मतलब यानी कि 75 पैसे, ठीक है? और उस पे प्लस वीएटी लगा के ना,
तो वो हर ऑर्डर पे वो चार्ज करते हैं। अच्छा, जब नॉर्मली जो लोग हिसाब करते हैं ना, वो ये करते हैं कि भाई अगर आपकी आपकी जो ऑर्डर फ्रीक्वेंसी, आपके जो ऑर्डर आ रहे हैं ना 1 महीने के अंदर, अगर आप समझते हैं कि भई मैंने अभी अपनी दुकान शुरू की है और ये चीज़ें बेचनी शुरू की हैं और मेरे ऑर्डर जो हैं वो 40 से कम होंगे, तो फिर जो है वो आप जो है वो उसको पर आइटम पे ही रखें ना, तो वो सस्ता पड़ता है। ठीक है ना? इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वैसे आपको बता रहा हूँ कि कहा ये जाता है, मतलब रिकमेंडेड ये है कि अगर आपके ऑर्डर जो है वो 40 से कम है महीने के अंदर, तो आप उसको 25 पाउंड्स अ मंथ प्लस वीएटी वाले ऑप्शन पे ना जाएँ। आप जो है वो पर आइटम सेल पे रखें उसको, ठीक है? और अगर आप समझते हैं कि नहीं, मेरी सेल जो है वो डेफ़िनिटली 40 आइटम से ज़्यादा होगी 1 महीने के अंदर, जो अमूमन हो जाती है, तो वो आप जो है फिर आप उसको सब्सक्रिप्शन पे चले जाएँ, 25 पाउंड प्लस 5 पाउंड पे चले जाते हैं, ठीक है? अच्छा, एक और चीज़ फ़ायदा होता है, ये होता है कि वो जब आप जाते हैं ना इसमें प्रोफेशनल अकाउंट के अंदर, तो उसमें जो है ना वो आपको बहुत सारे बिज़नेस रिपोर्टिंग टूल्स वगैरह प्रोवाइड कर देता है, यानी कि सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर देता है, जिसमें ना आप देख सकते हैं कि आपकी सेल्स कैसी हो रही है उसमें। मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा जो है ना सेल्स का, वो जो है आपको दिखा रहा होता है अमेज़न डैशबोर्ड जिसको बोलते हैं ना, अमेज़न सेलर डैशबोर्ड, जिसमें जिससे सेलर जो है वो चीज़ें कंट्रोल करता है। प्राइसिंग लगा कैसे लगानी है, कौन सा आइटम पे लगानी है, प्रमोशन करनी है, बेचना है चीज़ें। तो जो भी कंट्रोल होता है, जैसे समझ लीजिए कंट्रोल सिस्टम जो सेलर के लिए, तो उसमें जो है अगर आप पर आइटम सेल पे जाते हैं तो आपको ज़रा कम मालूमात मिलती हैं, और अगर आप 25 पाउंड प्लस 5 पाउंड पे जाते हैं, यानी कि 30 पाउंड पे जाते हैं, तो आपको ज़्यादा वैरायटी और ज़्यादा जो है वो ऑप्शंस मिलते हैं, और आपको ज़्यादा डेटा जो है प्रोवाइड किया जाता है, जिससे जो है ना आप बिज़नेस को समझ सकते हैं कि ये बिज़नेस किस तरफ जा रहा है, ठीक है? तो ये है इस तरह से फ़ीस का स्ट्रक्चर। अच्छा, उसके बाद इसमें यहाँ पर सिस्टम बहुत ही आसान है अमेज़न का। यहाँ पर आप जाएँ सेल ऑन अमेज़न और स्टार्ट सेलिंग का बटन दबाएँ, ठीक है? और ये जस्ट फ़ॉलो द स्क्रीन, यानी कि इस स्टेप एक के बाद एक स्टेप जो है ना आप करना शुरू कर दें। आपसे नाम पूछेगा, मैं इसमें नहीं जा रहा अभी क्योंकि वो बहुत गैर ज़रूरी है। तो आप इस पे क्लिक करें, आप अपना नाम लिखें या अपनी जो भी कंपनी का डायरेक्टर है, जो कंपनी का ओनर है, वो उसका नाम आएगा, लास्ट नेम आएगा, उसकी तारीख़ पैदाइश आएगी, उसके बाद उसका एड्रेस आएगा, फिर वो कंपनी का नाम आएगा, कंपनी का एड्रेस आएगा, और फिर जो है वो चार्जिंग मेथड जो है वो बोलते हैं कि भाई अमेज़न जो है वो पैसे आपसे कैसे चार्ज करेगा फ़ीस के ना। तो वो आपको जो है वो अपना जो है वो कार्ड जो है अटैच करना पड़ता है ना, उसकी डिटेल डालनी पड़ती है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो। इसको बोलते हैं चार्जिंग मेथड, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें जब आप पूरी प्रोसेस से गुज़र जाते हैं, तो उसके बाद जो है वो अमेज़न आपको ईमेल कर देता है कि भाई कांग्रेचुलेशन, आपका जो है, और एक और चीज़ भी है, ईमेल ज़रूरत है आपका होना चाहिए, आप आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड कि आपको ईमेल चाहिए, बेसिक चीज़ होती है। तो ईमेल भी होगा आपका, उस ईमेल के ऊपर जो है वो अमेज़न आपको ईमेल कर देगा कि आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है, कांग्रेचुलेशन, ठीक है? वहाँ से फिर आप साइन इन कर सकते हैं, उस पासवर्ड और यूज़र नेम से जो आपने अकाउंट बनाते हुए सेलेक्ट किया था, ठीक है? अच्छा, इन चीज़ों में एक चीज़ समझने की है, वो ये भी है कि जब आप फर्स्ट टाइम अकाउंट बना लेते हैं अमेज़न यूके के अंदर, ये कि उन्होंने प्रैक्टिस रखी हुई है अभी, तो इमीडिएटली उसके 1 दिन बाद या 2 दिन बाद या कुछ घंटों में भी कई बार तो अकाउंट आपको सस्पेंड कर देते हैं। वो सस्पेंड नहीं कर देते, बेसिकली उसको उसको वो डीएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है ना? और वो आपसे जो है ना फर्दर वेरिफिकेशन माँग रहे होते हैं। ये एक उन्होंने प्रोसेस बनाया हुआ है, ठीक है? तो मेरा ख़्याल है कि वो यही करते हैं कि जब अकाउंट आप साइन अप कर रहे होते हैं ना, तो सारी चीज़ें ऑटोमैटिकली हो रही होती हैं, खुद ब खुद आपका अकाउंट बन जाता है। लेकिन मैनुअली जब वो अकाउंट वो अपने सिस्टम में डालते हैं, तो यकीनी तौर पर वहाँ पर उन्होंने कोई ऐसी सिक्योरिटी रखी हुई है, जिससे वो कन्फर्म करते हैं कि जो जिस बंदे ने अकाउंट बनाया है, इसकी आईडी सही है या नहीं है। तो आप जो है इस सूरत में, जब आपका अकाउंट ऐसे अगर डीएक्टिवेट हो जाए, तो आप उनको ईमेल करेंगे या केस क्रिएट करेंगे। केस क्रिएट करने का मतलब ये है कि आप उनको रिक्वेस्ट भेजेंगे कि मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया, इसको एक्टिवेट कर दें, ठीक है? तो वो इमीडिएटली आपको दोबारा ईमेल करके बोलते हैं कि जी आप अपना, मिसाल के तौर पे कोई भी चीज़ आईडी माँगते हैं कन्फर्म करने के लिए कि जो है ये अकाउंट या और जो अकाउंट की जो डिटेल्स आई हैं वो वैलिड हैं। मिसाल के तौर पे वो बोल देते हैं कि भई अपनी पासपोर्ट की कॉपी अपलोड कर दें, या कंपनी का जो है रजिस्ट्रेशन कंपनी नंबर जो है वो अपलोड कर दें, या कंपनी का जो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर दें। या प्रूफ ऑफ एड्रेस या अपने जो है वो बैंक कार्ड की जो है वो स्कैन करके कॉपी वो अपलोड कर दें। तो वो कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे माँग सकते हैं, तो वो जब अपलोड कर देते हैं तो वो उनको वेरीफ़ाई हो जाता है कि हाँ, अब जो है ये अकाउंट बिल्कुल वैलिड है, और हमने जो वेरिफ़िकेशन के लिए एक्स्ट्रा स्टेप उठाए हैं और जो हमने माँगी हैं, वो सेलर ने हमें प्रोवाइड कर दी हैं। उसके बाद वो दोबारा आपको नॉर्मली कुछ घंटों में, मैक्सिमम जो है वो 24 से 48 घंटों के अंदर वो ईमेल करके बोल देते हैं कि नाउ यू आर रेडी टू सेल। ठीक है ना? तो उसके बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। अगर वो नहीं करें, तो आपको दोबारा ईमेल भी कर सकते हैं। कभी अगर वो उनको में कोई इश्यू है सिस्टम में या कुछ डिले है, तो उसको आप चेस कर सकते हैं। ठीक है?
लेकिन ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, अगर आपका अकाउंट खुलने के फ़ौरन बाद वो डीएक्टिवेट हो जाता है तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और एक चीज़ जो बहुत हमें याद रखनी है और ध्यान रखना है, अमेज़न से जब आपने बात करनी है या कोई भी आपने ईमेल करना है या कम्युनिकेशन करना है, आपने रहना है टू द पॉइंट, ठीक है ना? ये हम लोगों की बड़ी एक आदत है, मतलब कि हम लोग इधर-उधर की बहुत ज़्यादा जो है ना वो मतलब कहानियों में चले जाते हैं, ठीक है? तो जो बात पूछी जा रही है ना, आपने उसी का जवाब देना है, ठीक है ना? तो आपने इधर-उधर नहीं जाना, ठीक है? तो क्योंकि वहाँ पर जो लोग बैठे होते हैं, वो भी कई मरतबा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते कि हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। जो उन्होंने माँगा है, वो आप दें बस, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलना है, ठीक है? अच्छा, ये इस तो हो गया इसका अमेज़न यूके के अकाउंट का, ठीक है? अच्छा, फ़ीस का बता चुका हूँ कि £25 प्लस 530 पाउंड्स, और या फिर जो है पर आइटम सेल पे आप पैसे देंगे, ठीक है? अच्छा, अमेज़न की एक होती है, अच्छा ये तो फ़ीस होती है ना आइटम, इसके अलावा होती है रेफरल फ़ीस जिसको बोलते हैं। रेफरल फ़ीस क्या होती है? रेफरल फ़ीस ये होती है, उन्होंने कैटेगरीज़ बनाई हुई हैं मुख्तलिफ, ठीक है? डिपेंड करता है कि वो कौन-सी कैटेगरी में आप बेच रहे हैं। कुछ कैटेगरीज़ की जो है रेफरल फ़ीस 7% है, कुछ की जो है 15% है, कुछ की 30% भी है। अच्छा, वो जो रेफरल फ़ीस है वो सेलिंग फ़ीस के अलावा है, ठीक है? मिसाल के तौर पे हमने एक चीज़ बेची, उसकी कीमत है £30, ठीक है? अब उस और आप जो है वो उस पैकेज के अंदर हैं जिसमें बोलते हैं 30 पाउंड आप दे रहे हैं महीने के, तो वो तो आपसे तो कोई पैसे नहीं लेंगे, आपसे तो सीधे-सीधे अपनी क्या सब्सक्रिप्शन के पैसे दे रहे हैं आप, ठीक है ना? वो आपने दे दिए। अब 30 पाउंड्स के ऊपर अगर वो उसके ऊपर फर्ज़ कर दें 10% जो है वो उसका कमीशन है, तो वो ज़ाहिर बात है कि वो कितना हो गया, 3 पाउंड जो है वो आपसे वो काट लेगा, ठीक है? अच्छा, 3 पाउंड वो काटने के बाद जो 27 पाउंड जो है वो आपको वापस करेगा अमेज़न, ठीक है? ये उस सूरत में जब आपके पास ये सब्सक्रिप्शन अ, है। अगर सब्सक्रिप्शन नहीं है आपके पास तो फिर क्या होगा? फिर जो है वो 27 पाउंड आपको नहीं देगा, 3 पाउंड तो आपसे वैसे वो काट लेगा, क्योंकि जो है वो रेफरल फ़ीस है उसकी, रेफरल फ़ीस बोलते हैं उसको, ठीक है? लेकिन इसके अलावा जो है वो जो पर आइटम फ़ीस है ना वो 75 पेंस प्लस वीएटी, तकरीबन 80 पेंस के करीब, या राउंड ऑफ कर लें उसको। तो वो फिर जो है ना आपसे आपको जो है ना 26 पाउंड और 20 पेंस ऐसे कुछ वापस करेगा। सिर्फ़ समझाने के लिए कोई बोल रहा हूँ आपको। तो ये इस तरह से जो है वो उनका फ़ीस स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब इसी तरह अच्छा, ये इस इन चीज़ों के अंदर जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ने कंपनी बनाई है या आप यूके रेज़िडेंट हैं या यूके रेज़िडेंट नहीं हैं या क्या हैं, जो भी आपकी फ़ीस है वो तो वही रहेगी जो जो अमेज़न की है, ठीक है? अच्छा, अब हम चले आते हैं इस चीज़ को देखते हैं कि जो है यूएस में क्या हो रहा है। यूएस में ज़ाहिर बात है कि डॉलर की कीमत कम है पाउंड के लिहाज़ से, तो वो थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो यूएस में जो फ़ीस है ना वो है $40, ठीक है ना? यहाँ पे कहीं लिखा होगा, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 39.99, ठीक है ना? अ मंथ, प्लस सेलिंग फ़ीस, जो वही सेलिंग फ़ीस जो मैंने बताई थी ना आपको, जो 75 पेंस जो यूके के अंदर है, तो यहाँ पर पेंस नहीं, यहाँ पे सेंट्स होता है ना, यहाँ भी वही हाल है। तो $1 के अंदर जो है वो 100 सेंट्स होते हैं, ठीक है? वहाँ पर यूके के अंदर 1 पाउंड के अंदर 100 पेंस होते हैं, पीस है, ठीक है ना? और इसमें सेंट्स हैं। अच्छा, इसमें अभी वही है कि इसका मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं मालूम कि 75 सेंट्स हैं या कितने लेते हैं, लेकिन रफ़ली अराउंड इतना ही लेते हैं, अंडर $1 लेते हैं, ठीक है ना? तो अगेन ए अगर आपके पास 40 से ज़्यादा आइटम बिक रहा है महीने के अंदर, तो जो है वो आप सर्विस में जाएँ, इसमें चले जाएँ, ठीक है? और अगर जो है वो 40 आइटम से कम बिक रहा है आपका, तो आप नॉर्मल रेट पे जाएँ और ये महीने की मंथली फ़ीस ना दें, बल्कि आप पर आइटम सेल पर आइटम सेलिंग फ़ीस जो है वो आप दें। इसमें अगेन पर आइटम सेलिंग फ़ीस होगी और प्लस जो है वो रेफरल फ़ीस होगी। जो भी रेफरल फ़ीस होगी, अगेन डिपेंड करता है कैटेगरी कौन-सी है आपकी, ठीक है? एक तो ये चीज़ होगी। तो अगेन डिटेल बिल्कुल सेम वही है, आप इस पे साइन अप करें और फॉर द इंस्ट्रक्शन वही बात है, नाम, एड्रेस, डिटेल, आईडी वगैरह सारी चीज़ें डालें उसके अंदर, आईटीआर नंबर कंपनी का, और अपना बैंक कार्ड लिंक करें। और सेम एज़ जैसा यूट्यूब में बताया कि आपका जब अकाउंट अगर डीएक्टिवेट हो जाए, तो ये इसके 1 या 2 घंटे के बाद अगर डीएक्टिवेट हो भी जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन के लिए वो आपसे वो डॉक्यूमेंट माँगेंगे। वो डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन करके अपलोड कर दें, तो वो आपका 1 या 2 दिन के अंदर अकाउंट खोल देंगे, ठीक है? तो ये इस तरह से जो है वो अमेज़न का जो है वो अकाउंट खोलता है। अच्छा, एक लास्ट चीज़ जो मुझे बतानी थी वो ये है कि इन चीज़ों को मतलब इतनी ज़्यादा मतलब डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी तो नहीं है जब आप शुरू में अकाउंट खोलते हैं। लेकिन सरसरी तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि अमेज़न में जो है ना 2 मेन कैटेगरीज़ होती हैं, ठीक है? एक कैटेगरी उसको हम बोलते हैं अनगेटेड कैटेगरीज़, और एक होती है गेटेड। गेटेड मतलब क्या है, जैसे पाकिस्तान में होता है ना गेट नहीं लगे होते हैं। तो जो अनगेटेड है ना, अनगेटेड मतलब उसमें गेट नहीं लगा हुआ। वो कैटेगरीज़ है जिसमें नॉर्मली हर आदमी जो है वो बेच सकता है चीज़ें, ठीक है? यानी कि कोई भी नया सेलर आता है, वो बोलता है भाई मैंने घर में जूते बेचने हैं, ठीक है? जूते अनगेटेड कैटेगरी है, ठीक है? कल कोई और आता है,
दिन में 100 सेलर जो है वो साइन अप करते हैं अमेज़न पे और 100 के 100 बोलते हैं जी हमने जो है वो जूते बेचने हैं, तो अमेज़न मना नहीं करेगा क्योंकि वो अनगेटेड कैटेगरी है, ठीक है। लेकिन कुछ कैटेगरीज़ ऐसी हैं, जैसे मेरा ख़्याल है मेडिसिन की होती हैं या हेल्थ की होती हैं, वो जो है वो गेटेड कैटेगरीज़ है। उनमें सेलिंग करने के लिए जो है ना वो पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती है अमेज़न से, ठीक है ना? तो आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं कर लेनी है शुरू में कि जो गेटेड हो, ठीक है ना? वरना आप बेच नहीं पाएँगे उसके ऊपर अमेज़न के ऊपर। समझ में आ रही है आपको बात? तो वो इन्फॉर्मेशन आपको जो है ना जब आप अमेज़न पे अकाउंट खोलेंगे ना तो आपको वैसे ही मिल जाएगी या वैसे आप उस पे इंटरनेट पे सर्च भी करें तो आपको मिल जाएगी कि वो गेटेड और अनगेटेड कैटेगरी कौन-सी होती है, ठीक है? लेकिन इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही रेयर होता है जिसमें अनगेटेड कैटेगरीज़ जो गेटेड कैटेगरीज़ में आप बंदा फँसता है, लेकिन हज़ारों आइटम ऐसे होते हैं जब आप शुरू करते हैं तो वो अनगेटेड होते हैं और वो आसानी से जो है आप उसमें एंटर हो सकते हैं। फिर आहिस्ता से जब आपकी सर्वर प्रोफाइल बननी शुरू होती है और आप चीज़ें बनना शुरू कर देते हैं, आपको कस्टमर रिव्यू मिलते हैं और आपकी जब परफॉर्मेंस अच्छी होती है, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होते हैं इसके ना अमेज़न के, कि प्रोडक्ट का डिफेक्ट रेट कितना है, कस्टमर के रिव्यूज़ कैसे हैं और क्वालिटी कैसी है। तो जब वो अमेज़न समझता है कि हाँ, ये अच्छा सेलर है और तो उस हिसाब से आपको रेट करता रहता है। तो फिर जब आप अप्लाई करते हैं टू बी अनगेटेड फॉर सर्टेन कैटेगरी, तो वो आपकी एप्लीकेशन को जो एप्लीकेशन को वो अप्रूव कर देता है। ठीक है? तो मेरा ख़्याल है कि मैंने आपको थोड़ी चीज़ क्लियर कर दी है, तो ये है इनका अमेज़न यूएस और अमेज़न यूके का सिलसिला। इस तरह से जो है वो अकाउंट बनते हैं, ठीक है? अच्छा, और जाते-जाते एक और बात याद आई मुझे, वो भी बता देता हूँ आपको। तो एफबीए क्या होता है? एफबीए क्या है? फुलफिल बाय अमेज़न। अच्छा, फुलफिल बाय अमेज़न क्या मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे नॉर्मली जब आप वेबसाइट के ऊपर आप चीज़ बेचते हैं अपनी, तो आपको जब कस्टमर ऑर्डर करता है तो आपको वो चीज़ पोस्ट करके वो मतलब उसको पैक करके, तैयार करके और फिर आपको शिप करनी पड़ती है ना, फिर कस्टमर को मिलती है। तो अगर दिन में 100 ऑर्डर हो तो फिर आपको 100 चीज़ें पैक करनी पड़ती है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। एफबीए क्या है? फुलफिल बाय अमेज़न, उसमें अमेज़न के अपने वेयर हाउसेज़ हैं, ठीक है। अमेरिका में भी हैं और यूके के अंदर भी हैं, ठीक है। आप जो है वो अपनी चीज़, प्रोडक्ट जो है वो बना के मिसाल के तौर पे 100 आइटम है, 1000 आइटम है या 10,000 आइटम है, वो पूरा का पूरा जो है ना अमेज़न को भेज देते हैं। चाहे वो यूके में है, चाहे वो यूएस में, जहाँ भी आपका अकाउंट है, ठीक है। फिर अमेज़न को वहाँ मिल जाता है। जो भी वेयर हाउस जब आप शिपमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं ना, मैं बताऊँगा कैसे होती है वो डिटेल में। तो आप वो अमेज़न का एड्रेस देते हैं कि भाई कहाँ भेजना है, तो वहाँ पर भेज देते हैं। फिर अमेज़न जो है ना वो अपने हिसाब से जो उनको समझ आता है कि भाई कौन-सी चीज़ कहाँ में हम बेच सकते हैं, वो मज़ीद उनको जो है ना वो टुकड़ों में करके ना आपके आपके जो है स्टॉक को अ उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं फर्दर ना मुख्तलिफ वेयर हाउसेज़ के अंदर। भाई किसी में 500 आइटम रख दिया, किसी में 200 आइटम रख दिया, किसी में 300 आइटम रख दिया, वो आपको आपके फैला देते हैं आपके स्टॉक को ना, ताकि जिस इलाके में भी कोई कस्टमर आपका स्टॉक ऑर्डर करे तो फौरी तौर पे उसको मिल जाए। तो वो चीज़ जो है वो अमेज़न जो है उसको स्टॉक कर लेता है अपने पास, ठीक है? तो ये वो मॉडल बता रहा हूँ मैं आपको, एफबीए, फुलफिल बाय अमेज़न। और उसपे जो है वो अमेज़न उसके चार्जेज़ जो है वो मज़ीद लेता है। जो मैंने आपको बताया ना कि अमेज़न की जो है वो सेलिंग फ़ीस, पर आइटम फ़ीस जिसको बोलते हैं वो, रेफ़रल फ़ीस, ये 2 चीज़ें हो गई। और तीसरी क्या है, वो लेता है वो एफबीए फ़ीस, वो क्या होती है? फुलफिल बाय अमेज़न। इसका मतलब क्या हुआ कि कस्टमर ने जब ऑर्डर दिया तो अमेज़न जो है वो खुद आपका आइटम अपने वेयरहाउस से पिक उठाएगा, वहाँ पे जो स्टाफ है उनका, वो पिक करेगा उसको, वो पैक करेगा, कस्टमर का एड्रेस वगैरह लगाएगा उसके ऊपर और वो खुद शिप करेगा, शिपिंग के पैसे भी वो खुद देगा, ठीक है? लेकिन वो आपसे चार्ज करेगा इस चीज़ सर्विस के, ठीक है? इस तरह से जब कस्टमर अगर वो ऑर्डर रिटर्न करता है या कोई कस्टमर को इश्यू होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है जो कस्टमर को समझ में नहीं आ रही या कोई इश्यू है कस्टमर को उस ऑर्डर के साथ, तो आपको डील करने की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्टली जो है कस्टमर फ़ोन करेगा अमेज़न की कस्टमर सर्विसेज़ लाइन के ऊपर, ठीक है? तो आपके बिहाफ़ पे तमाम चीज़ें जो हैं वो एज़ अमेज़न डील कर रहा होता है। क्या क्योंकि अमेज़न जो है वो तमाम चीज़ें डील कर रहा है आपके बिहाफ़ के ऊपर, आपका ऑर्डर पिक भी कर रहा है, पैक भी कर रहा है, शिप भी कर रहा है और कस्टमर सर्विसेज़ भी देख रहा है। तो उस चीज़ के वो आपसे पैसे लेता है, ठीक है? तो अगेन एफबीए की फ़ीस क्या होती है, वो ज डिपेंड करता है आपका जो आइटम का वेट कितना है, उसका साइज़ कितना है और उस आइटम की मेरा ख़्याल है वैल्यू पे डिपेंड करता है कि वो वैल्यू वैल्यू क्या है मेरे ख़्याल। सॉरी, वैल्यू भी नहीं डिपेंड करता। तो इसकी एक अपनी सर्टेन मैट्रिक्स होती है, तो वो मुझे अभी याद नहीं है, वो मैं देख के बता दूँगा आपको, ठीक है? और एक और चीज़ होती है, अब उन्होंने नई चीज़ शुरू कर दी है, वो उसको बोलते हैं स्टोरेज फ़ीस। मतलब यानी कि ये है कि अगर आपका आइटम जब आप शुरू में भेजते हैं ना, तो मेरा ख़्याल है कि अगर वो 3 महीने तक शुरू में पड़ा रहे, तो उसके पैसे चार्ज नहीं करते, लेकिन उसके बाद भी अगर वो नहीं बिके, तो फिर वो पर आइटम जो है वो चार्ज करते हैं स्टोरेज पे के। वो इतने ज़्यादा नहीं होते, वो बहुत ही कम होते हैं, वो चंद पेंसेस के अंदर होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर 1000 यूनिट पड़ा हुआ है ना आपका नॉर्मल साइज़ का, समझ लें कि वो चाय के पैकेट हैं, चाय के वो हैं
पैक्स, डब्बे बोले आप समझ लें। तो वो अगर 1000 पड़े तो मेरे ख्याल मुश्किल से आपको जो है ना वो 10-15 डॉलर या पाउंड जो है ना वो मनी पड़ेगी, स्टोरेज पड़ती है महीने की, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन आपको जो हैसल आपकी जो है ना वो बच जाती है उससे, ठीक है। लेकिन जो लोग यूके के अंदर ही बैठे हुए हैं या अमेरिका के अंदर ही बैठे हुए हैं, वो अकाउंट खोल रहे हैं अमेज़न का, तो उनके लिए मेरा मशवरा ये होगा कि वो आप दोनों रखें। वो क्या रखें कि उसको एफबीए भी रखें और उसको एफबीएम भी रखें। अच्छा, एफबीएम क्या है? फुलफिल बाय मर्चेंट है, ठीक है? यानी कि जो बेच रहा है। तो कई लोग क्या करते हैं कि लिस्ट आपने बना दी, आपने 1000 आइटम बनवाया, ऑर्डर लिया आपने, आपने 500 आइटम या 600 आइटम या 800 आइटम जो है वो आपने अमेज़न को दे दिया। वो चला गया वेयर हाउस के अंदर, ठीक है? अब आपने उसी लिस्टिंग को जो है ना उसमें एक ऑप्शन ऐड कर दिया, उसको हमने हमने बोल दिया एफबीएम भी बोल दिया आपने समझे, ठीक है? अब क्या हो रहा है कि जो है वो कस्टमर अगर ऑर्डर करता है, कस्टमर के पास चॉइस है, वो चाहे तो एफबीए के थ्रू ऑर्डर करे, चाहे तो एफबीएम के थ्रू ऑर्डर करे, ठीक है ना? नॉर्मली ऑटोमेटिकली जो है वो चीज़ एफबीए के थ्रू जारी होती है, लेकिन कस्टमर अगर चाहे तो चेंज कर सकता है। तो लेकिन अगर कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया एफबीएम के थ्रू, लेकिन फिर जो है वो ज़िम्मेदारी आपकी हो जाएगी, फिर आपको चीज़ अपने घर से बेचनी है। तो वो हम लोग उस वक़्त में करते हैं, जब मिसाल के तौर पे जो है वो अमेज़न जो है वो जैसे अभी सूरत-हाल ख़राब चल रही है कि अमेज़न जो है वो स्टॉक आपका नहीं ले रहा क्योंकि वेयरहाउस उनका फुल है या कोई और कोई इश्यू है। तो आप ऑटोमेटिकली जो है ना क्या करते हैं, वो लिस्टिंग बंद तो नहीं करते, अपने ऑर्डर जो है ना वो एफबीएम पे ले आते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो ऑर्डर आ रहे होते हैं ना वो ऑर्डर आने बंद नहीं होते, लेकिन ये कि फॉर द टाइमिंग आप जो है ना अपने ऑर्डर अपने घर से शिप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो यूके में या यूएस में ऑलरेडी रहते ही हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान से तो आप शिप नहीं कर सकते क्योंकि वो तो बहुत कॉस्टिंग बड़ी बहुत महंगा पड़ेगा, इसके अलावा टाइम बहुत लग जाएगा, फिर वो कस्टमर में भी इशू होंगे। तो ये एक एक जनरल जो है वो लेआउट है अमेज़न के बिज़नेस मॉडल का। तो शुरू में हो सकता है आपको लगे कि यार ये बहुत ज़्यादा पैसे काट रहे हैं। इसकी सेलिंग फ़ीस जो है वो पर आइटम या सब्सक्रिप्शन फ़ीस, उसके बाद जो है वो रेफरल फ़ीस, उसके बाद एफबीए। लेकिन अगर देखें तो रेफरल फ़ीस जो है वो तो उन्होंने लेनी लेनी है, ठीक है ना। उसके बाद जो है वो पर आइटम सेलिंग फ़ीस पे चले जाएँ या सब्सक्रिप्शन में चले जाएँ, वो फिर आपकी मर्ज़ी है। एफबीए अगर आप उनको नहीं देते, ठीक है, तो आपको खुद करना पड़ेगा। तो आप यूँ देखें कि आपको जो है ना टाइम बच रहा है, क्योंकि कॉस्ट आपको नहीं बचेगी। जितनी जितने पैसे वो आपको चार्ज करते हैं ना चीज़ को भेजने के, वो तकरीबन उतने ही पैसे जो है ना वो आपको लग जाएँगे जब आप खुद जो है ना पैक करके भेजेंगे। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा नहीं ख़्याल कि इसमें आप बहुत ज़्यादा पैसे बचा सकें, अगर आप एफबीए नहीं करते। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे पास अमेज़न के पास कस्टमर हैं, प्राइम कस्टमर, ठीक है? और तो जब अमेज़न के जो प्राइम कस्टमर होते हैं ना और आपका आइटम एफबी होता है, तो वो उनको नेक्स्ट डे जो है वो मिल जाता है, ठीक है? फुलफिल बाय अमेज़न का ऑप्शन। कई लोग जो हैं वो जो मेंबर्स हैं प्राइम के, वो जब आइटम सर्च करते हैं तो साइड पे बॉक्स बना होता है, तो उसमें वो बोलते हैं कि प्राइम ओनली आइटम डिस्प्ले। तो वो फिर आइटम वही डिस्प्ले होते हैं जो कि प्राइम एलिजिबल होते हैं। तो इस सूरत में अगर आपका आइटम ऑलरेडी एफबी वेयरहाउस के अंदर है तो वो नज़र आएगा। और अगर प्राइम कस्टमर ने वो सेलेक्ट कर लिया ऑप्शन प्राइम ओनली और आपका आइटम जो है एफबीए पे नहीं है, सिर्फ फुलफिल बाय मर्चेंट के ऊपर, यानी कि आप घर से ऑर्डर भेजते हैं, तो फिर वो नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए जो है वो प्रायोरिटी ये होती है। अमेज़न खुद भी चाहता है कि वो एफबीए पे ही उसको रखें, ठीक है। एक नया प्रोग्राम भी उन्होंने शुरू किया, उसको बोलते हैं फुलफिल बाय उसमें क्या बोलते हैं, फुलफिल बाय सेलर, सॉरी उसको बोलते हैं सेलर फुलफिल प्राइम, ठीक है ना। तो वो एक सर्टेन उन्होंने मैट्रिक्स बनाए हुए हैं कि वो कुछ खास सेलर जो है वो जो ये प्रोग्राम है जो इन्विटेशन ओनली होता है, और कुछ खास सेलर हैं जिनका जो है वो रिटर्न रेशियो कम होता है और प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है, रिव्यूज़ वगैरह अच्छे हैं, तो उनको अमेज़न जो है वो एक एक्स्ट्रा प्रोग्राम उन्होंने अनाउंस किया है जिसको बोलते हैं सेलर फुलफिल प्राइम। तो वो शिप जो है वो कस्टमर ही शिप जो है वो सेलर कर रहा होता है, लेकिन अमेज़न जो है वो उनको जो है कस्टमर के लिए या कस्टमर के सामने जो है वो प्राइम का प्राइस दिखा रहा होता है। उस सूरत में एक सर्टेन कंडीशन है अमेज़न की कि वो फिर शिपिंग लेबल्स जो हैं वो आपको अमेज़न से खरीदने पड़ते हैं और उनकी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स है। वो मेरे ख्याल नहीं ख्याल कि अभी आपको ज़रूरत हो उसकी इन्फॉर्मेशन अभी देने की। अ, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है अमेज़न के बिज़नेस मॉडल की, कि किस तरह से अकाउंट बनता है और किस तरह से चीज़ जाती है, ठीक है। तो आई होप कि मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया, ये आपको समझ आ गया होगा कि बेसिक जो है वो अमेज़न का जो है वो जब अकाउंट बनता है, स्ट्रक्चर होता है, तो वो कैसे शुरू किया जाता है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो हमारा जो स्टेप आएगा वो बहुत ही क्रूशियल स्टेज है। वो क्या है? वो है सेलेक्टिंग द प्रोडक्ट, व्हाट टू सेल, ठीक है ना। अब ये एक ऐसा समझने के मिलियन डॉलर क्वेश्चन है जो हर आदमी पूछता है कि भाई मैं क्या बेचूं, ठीक है। तो सिंपल आंसर क्या है? अमेजोन पे सब कुछ बिकता है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत तेज़ी से बिकती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही स्लो बिकती हैं, ठीक है ना। उसको बोलते हैं लॉन्ग टेल आइटम्स एंड शॉर्ट टेल आइटम्स, ठीक है ना। लेकिन बिकता सब कुछ है, ठीक है।
तो हर सेलर जो है उसकी जो है ना वो उसका जो क्राइटेरिया है ना उसको मुख्तलिफ होता है। किसी के पास कम पैसे होते हैं, किसी के पास वो लिमिटेशन होती है कि वो सर्टेन जगहों पे नहीं जा सकता, किसी के पास रिसोर्सेज नहीं होते, किसी की जान पहचान नहीं होती या क्या। तो मतलब हर सेलर की अपनी एक प्रायोरिटी होती है। किसी को जो है वो खास तरह की प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता होता है, किसी को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ कि ये अमेज़न पे एक और चीज़ है, बहुत सारे सर्वर ये गलती करते हैं, वो चीज़ बेचने की कोशिश करते हैं जो उनको अच्छी लगती है, ठीक है? तो आपने ये नहीं गलती करनी कि भई मैंने मिसाल के तौर पे जो है वो जूते बेचने हैं। क्यों जूते बेचने हैं? यार मुझे जूते बड़े अच्छे लगते हैं। नहीं, आपने वो चीज़ बेचनी है जो अमेज़न पे बिकती है, ठीक है ना? आपने वो चीज़ नहीं बेचनी क्योंकि जिन लोगों ने खरीदनी है वो आप नहीं है, वो कस्टमर है, ठीक है ना? तो आपने इस तरह से जो है वो अपने माइंड को प्रोग्राम करना है कि सप्लाई डिमांड को समझना है कि डिमांड किस चीज़ की है। जब आपको मालूम हो कि डिमांड किस चीज़ की है तो आपने ढूँढना है कौन सा आइटम है, आपने फिर उसको सप्लाई करना है ताकि वो शिफ्ट हो सके, ठीक है? तो आई होप कि आपको थोड़ा आइडिया हो कि जो है वो अमेज़न का जो बेसिक आइडिया जो है वो बिज़नेस कॉन्सेप्ट जो है वो अकाउंट सेटअप तक जो है वो क्या है। और उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं कि जो है प्रोडक्ट को जो है वो हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं प्रोडक्ट हंटिंग पर कि हमने कैसे वो चीज़ सेलेक्ट करनी है जो हमें मुनाफा दे या हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो या हमारे बिज़नेस के लिए। तो हमने प्रोडक्ट को कैसे सेलेक्ट करना है, उसमें हमारा क्राइटेरिया क्या होगा। अच्छा, वो प्रोडक्ट जो है जो हम सेलेक्ट करें, जिसको हमने बेचना है या जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगी, उसमें बेइंतहा चीज़ें जो हैं वो कंसीडर करने वाली होती हैं, ठीक है ना? जो समझने की बात होती है, मैं आपको सही तौर पे बता दूँ। अच्छा, सबसे अहम चीज़ जो होती है वो ये है कि जो है उस प्रोडक्ट को कितनी बार जो है वो सर्च किया जा रहा है गूगल पर, पहली बात। उसके बाद हमें मालूम हो जाता है कि कितने लोगों ने उसको ढूंढा है, ठीक है? तो हमें ट्रेंड मालूम हो जाता है कि किस तरह की चीज़ जो है वो ढूंढी जा रही है। मिसाल के तौर पर सर्दियों में लोग जैकेट्स वगैरह ज़्यादा ढूंढते हैं, ठीक है, लेदर जैकेट्स। तो अगर आप गूगल ट्रेंड में जाके देखेंगे और सर्च हिस्ट्री चेक करेंगे तो मालूम हो जाएगा कि लेदर जैकेट का जो वर्ड है वो सर्दियों में ज़्यादा मर्तबा सर्च किया गया है, बजाय इसके कि वो गर्मियों में ज़्यादा गर्मियों में कम सर्च किया गया है, ठीक है? तो ये एक हमें ट्रेंड मिल जाता है कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है लोगों की, वो क्या देख रहे हैं, ठीक है? गूगल से जो है वो गूगल की जो सर्च हिस्ट्री है उससे मालूम हो जाता है कि कहाँ किस जगह पर कौन से शहर में किस तरह की सर्चेज़ जो हैं वो हो रही हैं, ठीक है? एक तो ये ट्रेंड है। लेकिन ज़ाहिर बात है गूगल में हर कोई तो लेदर जैकेट खरीदने के लिए नहीं ना सर्च कर रहा होता। तो हमें डेटा जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है कि जो हमें रेलेवेंट साइट से आ रहा हो, ठीक है? रेलेवेंट साइट क्या होगी? वो होगी अमेज़न। तो अमेज़न पे जो सर्च बार है जैसे दिखाते हैं ये तो ये एरिया है, यहाँ पर जो भी चीज़ आदमी ढूँढ रहा होता है या खरीदने की कोशिश कर रहा होता है या सोच रहा होता है वो यहाँ लिखता है वो सबसे पहले, ठीक है ना? तो इस सर्च बार में जो डेटा सर्च वॉल्यूम बन रहा होता है या जो भी हिस्ट्री आ रही होती है वो अमेज़न जो है वो मुझे नहीं मालूम कि क्या अरेंजमेंट है अमेज़न का या बाकी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ का। समहाउ सॉफ्टवेयर कंपनीज़ जो है वो ये डेटा आपको बेच रही होती हैं, ठीक है ना? ये बहुत ही वैल्यूएबल डेटा है, बहुत ही अहम डेटा है। इससे मालूम होता है कि कस्टमर ट्रेंड्स क्या हैं, कस्टमर क्या देखना चाह रहा है, क्या वो ढूँढ रहा है, क्या वो माँग रहा है या क्या वो लिखता है, क्या ख़ास चीज़ ढूँढने के लिए, ठीक है ना? तो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने टूल्स बनाए हुए हैं, ठीक है? तो एक जो बहुत ही मशहूर जो कंपनी है वो तो है हीलियम, हीलियम 10 है उसका नाम ना, उसका मैं लिंक भी आपको दे दूँगा। वो पेड टूल है ना, सॉफ्टवेयर है, तो वो आपको जो है सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, वो आपको महीने के पैसे देने पड़ते हैं। तो उसमें बहुत सारे उन्होंने सॉफ्टवेयर के ऑप्शंस बनाए हुए हैं कि उसमें आप मालूम कर सकते हैं कि कौन से वर्ड सर्च किए जा रहे हैं, कीवर्ड कौन से लिखे हैं ढूँढने के लिए। कीवर्ड मतलब ये है कि क्या लिखा है कस्टमर ने एक ख़ास चीज़ ढूँढने के लिए। तो और उसकी सेल्स का वॉल्यूम क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका प्राइस पैटर्न क्या है, कितने लोग जो है उसको बेच रहे हैं, कितने महीने में आइटम सेल हो रहा है, कितने ऑर्डर आ रहे हैं, इस तरह की सारी टेक्निकल मालूमात जो है वो सारी वो सॉफ्टवेयर जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है पीछे इसके अमेज़न से निकाल के जो है ना वो दिखा रहा होता है आपको। कई बार रियल टाइम और कई बार थोड़ा-सा जो है वो डेटा कुछ हफ्तों का जो गैप से जो है वो डेटा आपको दिखा रहा होता है, ठीक है? इसी तरह का एक और बड़ा सॉफ्टवेयर मशहूर हुआ है अभी रिसेंटली तो खैर नहीं पिछले कुछ 4 एक 5 सालों से। उसको बोलते हैं जंगल स्काउट ना, तो वो भी उसी तरह का मॉडल है जैसा कि हीलियम 10 का है। लेकिन ये 2 सॉफ्टवेयर ज़्यादा मशहूर हो गए हैं समहाउ पता नहीं मार्केटिंग है या क्या।
तो जंगल स्कॉट में भी यही मॉडल है, जो है उसमें एक सॉफ्टवेयर है और एक होता है वेब वेब ऐप जिसको बोलते हैं। वो ऐप जो है वो इसमें वेब साइट जब आप ऑन करते हैं ना तो गूगल क्रोम में जो है वो एज ए प्लगइन जो है वो ऐड हो जाती है, ठीक है ना। तो फंक्शन वही है उसका भी, वो दिखा देते हैं कि आप मिसाल के सर्च करते हैं कोई चीज़ तो वो बता देते हैं कि भाई इस चीज़ को कितनी बार सर्च किया गया है, कितने लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है, क्या इसका प्राइस वॉल्यूम है, उसका प्राइस पैटर्न है, क्या इसका सर्च वॉल्यूम है, कितने ऑर्डर प्लेस हुए हैं, कितने लोग जो है इसको बेच रहे हैं, कब से ये आइटम जो है वो बिकना शुरू हुआ है अमेज़न के ऊपर, प्राइस कब इसकी कम हुई थी, कब ज़्यादा हुई थी, ठीक है ना? तो वो सारा अगेन क्रूशियल डेटा होता है सेल्स वॉल्यूम, सेल्स के लिहाज से ना किसी भी बंदे को चाहिए होता है। उसके वजह से ना हम लोग फैसले करते हैं या डिसीजन लेने की पोजीशन में होते हैं कि ये चीज़ बेची जाए या इस चीज़ में हाथ डाला जाए या ना डाला जाए, ठीक है ना? इस तरह से रिव्यू के बारे में आ रहा था कि इस प्रोडक्ट पे कितने रिव्यूज़ हैं, अच्छे रिव्यू हैं या बुरे रिव्यू हैं, ठीक है? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है बहुत क्रूशियल होती है। तो इस तरह की बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो आ चुकी हैं मार्केट में, जो इस तरह का डेटा जो है वो आपको बेचती हैं। तो जब आप शुरू कर रहे होते हैं तो आपको ज़ाहिर बात है कि कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, जिस को यूज़ करते हुए आप सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं और आप प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करते हैं, ठीक है। कुछ फ्री टूल्स भी हैं, कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो आपको टूल्स देती हैं 2 हफ्ते के लिए एज ए ट्रायल बेसिस ना चेक करने के लिए। तो कई लोग क्या करते हैं, वो 2 हफ्ते के लिए वो ट्रायल बेसिस की सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, उसी में वो ढूंढते रहते हैं और उसके बाद सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर देते हैं। अब वो कंपनियां भी ज़रा वो समझ गई हैं कि ये लोग क्या करते हैं उनके साथ। तो वो क्या करते हैं, जब आप शुरू में 2 हफ्ते की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो उसमें बहुत ही मिनिमम डेटा आपको दिखा रही होती है ना, तो वो उसके बेस के ऊपर आप फैसला नहीं कर पाते। लेकिन सिर्फ आप देख पाते हैं कि सॉफ्टवेयर किस तरह का काम करता है। तो बहरहाल और इसके अलावा कुछ कुछ फ्री टूल्स भी हैं, मैं नाम ले लेता हूँ फ्री टूल्स के, तो कुछ के और जो मुझे याद हैं और बाकी हम इसको और देख लेंगे, ठीक है। नॉर्मली जो है वो गूगल ट्रेंड्स पे जाते हैं हम लोग, ठीक है, आप सर्च कर लीजिएगा, देखते हैं कि ट्रेंड्स क्या चल रहा है, उसमें किस तरह के वर्ड सर्च हो रहे हैं। इसके अलावा गूगल एनालिटिक्स है, उसमें देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। उसके अलावा गूगल गूगल कीवर्ड प्लानर होता है, उससे मालूम होता है कि हमें क्या किस तरह के वर्ड जो हैं वो यूज़ होने चाहिए किसी खास प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए। और इसके अलावा जो है वो अमेज़न का जो एक बेस्ट आइडिया है वो होता है, अमेज़न जो है जो भी चीज़ें बेच रहा होता है अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो हर कुछ घंटों के बाद जो है ना लिस्ट अपडेट कर रहा होता है। उसको बोलते हैं टॉप 100 आइटम जो है ना, एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर के है 100 टॉप आइटम कौन से बिक रहे हैं। मिसाल के तौर पे लगेज में 100 आइटम कौन सा बिक रहा है बेहतरीन, इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन सा 100 आइटम बेहतरीन बिक रहा है, ठीक है। किचन में कौन सा आइटम 100 बेहतरीन बिक रहा है, टॉप 100 आइटम। तो उससे भी आपको आइडिया होता है कि जो है वो किस तरह की चीज़ें जो है वो बेची जा सकती हैं, ठीक है। तो लेकिन ये है कि टूल्स जो है वो बहरहाल आपको यूज़ करने पड़ेंगे अगर आपने सीरियसली जो है वो इसको बिज़नेस को कंसिडर करना है तो। और दूसरा जो तरीका है वो जो बहुत सारे लोग करते हैं वो ये है कि पाकिस्तान में भी ये चीज़ बल्कि काफ़ी लड़के काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ही काम कर रहे हैं। एक साइट है फाइवर के नाम से, FIVER एंड अगेन आर, सो आर 2 मरतबा है, fiverr.com। तो वहाँ पर जो है वो उसको लड़के जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं आपको। तो उनके पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं और उनको आप बोल सकते हैं कि जी मुझे किचन की कैटेगरी में जो है वो प्रोडक्ट चाहिए है, या अपना क्राइटेरिया बता सकते हैं कि मुझे जो है वो मिसाल के तौर पे जनरली जो 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 रिकमेंड किया जाता है ना वो यहाँ पर प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए पहली बार जब आप लॉन्च करते हैं तो वो ये कहते हैं कि प्रोडक्ट जहन के बारे में कुछ चीज़ें हैं जिनका ख्याल करना चाहिए। नंबर वन जो है वो तो ये कि वो टूटने वाली चीज़ ना हो, ठीक है ना, वो ब्रेकेबल ना हो, फ्रेजाइल ना हो। दूसरा ये कि वो उसमें कोई ऑयल वगैरह ना हो, देखो लीक ना हो, ठीक है, टूटने वाली ना हो, लीक ना हो, ज़्यादा भारी ना हो, साइज़ में ज़्यादा बड़ा ना हो, ठीक है। उसके बाद उसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 10 से 20 पाउंड या डॉलर के दरमियान हो, ज़्यादा ज़्यादा महंगी हो ना ज़्यादा सस्ती हो, ठीक है ना। महंगी होगी तो लोग बेचना मुश्किल हो जाएगा, सस्ती होगी तो आपको कुछ बचेगा नहीं उसके बाद। उसके बाद उसको बनाना आसान हो, ठीक है ना, और उसमें प्रॉब्लम ना आए। मतलब मिसाल के तौर पे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज़ बेचते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वारंटी के इशू आएँगे या वो चीज़ नहीं चलेगी या ख़राब हो जाएगी या कोई बटन काम नहीं करेगा, इस तरह की प्रॉब्लम्स आएँगे। लेकिन अगर आप वाटर बॉटल बेचते हैं, पानी की बोतल बेचते हैं तो मेरा नहीं ख़्याल कि उसमें कोई वारंटी का इशू होगा। सीधी-सीधी एक आसान-सी प्रोडक्ट है। ये मिसाल देने के लिए आपको बोल रहा हूँ, ठीक है ना? इस तरह से अगर आप कोई कंटेनर बेचते हैं, कोई प्लास्टिक का डब्बा बेचते हैं सामान वगैरह स्टोर करने के लिए, तो उसमें क्या मतलब कोई सीरियस चीज़ नहीं हो सकती कि वो ख़राब हो जाए। तो ये एक जनरल जो है वो गाइडेंस मैं आपको दे रहा हूँ।
तो बात मैं वापस आता हूँ फाइवर के ऊपर। तो ये भी हम सर्विस यूज़ करते हैं, तो हम बोल देते हैं कि भाई हमें किचन का एक आइटम चाहिए है, आप मुझे ढूंढ के दें किचन कैटेगरी के अंदर कोई आइटम जिसकी कीमत जो है वो मिसाल के तौर पर जो है वो $15 या पाउंड के आसपास हो, और उसका जो है वो सेल जो है मिसाल के तौर पर 2000 हो महीने की, और उसमें सेलर जो हैं वो 4 या 5 हों, उससे ज़्यादा ना हों, और उस पे जो रिव्यूज़ हैं ना प्रोडक्ट के वो 1000 से कम हों, तो हम अपना क्राइटेरिया बता देते हैं। तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे इन फ्यूचर के किस तरह से हम जो है वो प्रोडक्ट को शॉर्ट लिस्ट करते हैं। तो उस तरह से हम उनको बता देते हैं। फिर उन लड़कों के पास जो है जो फाइवर पे काम कर रहे होते हैं, उनके पास पेड टूल होते हैं, क्योंकि उनका काम यही होता है प्रोफेशनली, तो वो लोग ये ढूंढ रहे होते हैं, ये ढूंढ के जो है वो भी लिस्ट हमको प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। फिर बाकी वहाँ से फिर आगे आगे जो है वो काम आपका होता है। ठीक है ना? तो ये एक ऑप्शन है। तो अभी जो है, क्योंकि अब मेरा नहीं ख्याल कि अमेज़न से बहुत ज़्यादा आप फेलियर होंगे, तो मैं दोनों वेबसाइट पे चला जाता हूँ, amazon.co.uk पे भी और amazon.com पे भी। तो वहाँ जाकर मैं आपको अमेज़न का जो है वो जर्नल जो है वो स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि कहाँ पर कोडिंग होती है, किस कोड का मतलब क्या है, और सेल्स रैंक क्या होता है, और हम कैसे जो है वो टॉप 100 प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करते हैं इन कैटेगरीज़ के अंदर। ठीक है? और चलें यहाँ पर देखते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से जो है उसको ढूँढा जाता है। अभी मैं यहाँ पर हूँ amazon.co.uk के ऊपर। ठीक है? ये एक मेन पेज है, यहाँ पर बहुत तरह के प्रोडक्ट आ रहे हैं। ठीक है? अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने सिर्फ एंटर दबाया। ठीक है? तो मेरे पास ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है? अब मैंने यहाँ पर देखें ये एक बटन, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, मुझे इसका सही लफ्ज़ याद नहीं है। इसको ये देखें, ये ऐसे, और ये 2 बटन अ, ये मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता पीसी में से क्या बोलते हैं। ये जो होता है ना ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, ये ब्रैकेट के साथ होता है। ठीक है ना? तो ये आपने दबाया और एंटर दबा दिया, ये आकर पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो दोबारा उसको मैं गैप लेकर आया था ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखें, ये ऐसे है, ये ज़ूम भी कर लेता हूँ बल्कि, ये आसान हो जाएगा। ये है वो जो मैंने लिखा है। ठीक है? आई एम सॉरी, मैं इसको बोल नहीं पा रहा हूँ क्या है ये। दिस इज ब्रैकेट और स्ट्रेट ब्रैकेट बेसिकली ना, ये दोनों है। ठीक है? इनमें गैप नहीं होगा, ऐसे। ठीक है? आपने एंटर दबाया, ये पूरी लिस्ट आ जाएगी आपके पास, 100 आइटम बेचिंग कौन सा बिक रहा है। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर कैटेगरीज भी आनी शुरू हो गई। यहाँ पे देखें, आपने क्या करना है, कोई भी एक चीज़ आपने क्लिक की यहाँ पे। ठीक है? अब आपने सिर्फ समझा रहा हूँ अमेजोन में कहाँ पर क्या चीज़ होती है। ये सारी पिक्चर्स आ रही हैं। ठीक है? ये प्रोडक्ट का टाइटल यहाँ पर आता है, ये बाय जो सेलर है उसका नाम आ रहा है, ये इसकी रेटिंग है प्रोडक्ट की कि किसको इसकी रेटिंग कस्टमर ने कैसी दी है, कितने लोगों ने रेट किया है इसको, और कितनी बार इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों ने सवाल किया है, फिर उसमें जवाब दिया गया है। ठीक है? मिसाल के तौर पर बोतल कितनी बड़ी है, ऑयल कितना है, इसमें ऑयल की कैसी है, इस तरह के सवाल। ठीक है? ये RRP है, कितनी प्राइस जो है वो रिकमेंडेड होती है, और ये प्राइस जो है वो बेच रहा है। ठीक है? या कस्टमर बेच रही है जो भी। और अगेन ये बता रहे हैं कितने पैसे आपको बचेंगे जब आप ये 2299 में से ये निकालते हैं पैसे। ठीक है? और ये अमेजोन की अपनी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप गिफ्ट खरीदेंगे तो आपको मास्टर उस पर अमेजोन का कार्ड बेच रहे हैं। अच्छा, सब्सक्राइबर सेव क्या है, ये अगर आपको रेगुलरली हर महीने ऑयल चाहिए है तो आपको रेगुलरली 15% डिस्काउंट होगी, या 5% आपको हर महीने मिलता रहेगा। ठीक है ना? जो भी आप सेट करेंगे, और वन टाइम परचेज है वो ये है। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आप क्वांटिटी बता देंगे मुझे कितना आइटम जो है मुझे चाहिए है। ठीक है? जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, और डिलीवरी एवरी 2 मंथ, अगेन ये उसके लिए सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल के लिए। ठीक है? और उसके बाद ये मुख्तलिफ साइज़ है। एक साइज़ ये है 60, और जैसे जब आप करेंगे प्रोडक्ट अपलोड करेंगे तो आपके पास आप वेरिएशन भी पता कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप टी शर्ट बेच रहे हैं और एक ब्लैक और एक ब्राउन है, तो आप इस तरह से दो लिस्टिंग पे वेरिएशन आ जाएगी, या साइज़ मुख्तलिफ है, एक का स्मॉल एक का लार्ज है, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर जो है प्रोडक्ट के उसको बोलते हैं बुलेट्स पॉइंट्स ना। तो ये तमाम जो की फीचर होते हैं ना बुलेट्स के, वो यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है? मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है। ठीक है? मैं समझा देता हूँ आधी आधी तौर पर, लेकिन ये कि वो तो जब आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा। जैसे मेरे पास कीपा इंस्टॉल हुआ है, कीपा, उसमें हिस्ट्री आ रही होती है प्रोडक्ट्स की ना, तो ये आपके पास शायद अभी इंस्टॉल नहीं हुआ हो। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर अगेन ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट जो बाकी सेलर हैं, वो जब आप अपनी मार्केटिंग करते हैं तो आपके प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाते हैं कस्टमर के अगेंस्ट, दूसरे सेलर्स के अगेंस्ट। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर अगेन जो है वो प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आप लिख रहे होते हैं, और यहाँ पूरी डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट की ना, यार ये क्या है क्या। ठीक है? उसके बाद अगर आप
अपना ब्रांड रजिस्टर कराया हुआ है, अगर आपके पास ट्रेडमार्क है, तो फिर अमेज़न आपको ये ऑप्शन देता है कि वहाँ पर आप मज़ीद एक्स्ट्रा तस्वीरें लगा सकते हैं, इस तरह से जो है इसको डिज़ाइन बना सकते हैं, एक्स्ट्रा फ़ोटो लगा सकते हैं यहाँ पे। तो वो ज़रा देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। और अगर आपके पास ब्रांड रजिस्टर नहीं है, तो फिर आपको ये वाला एरिया जो है वो नहीं मिलता तस्वीर लगाने के लिए, आप सिर्फ जो है ना यहाँ तक आपको एरिया मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, ये एरिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझने की बात है। इसमें क्या है कि प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद रिलेटिव जो है लिखा हुआ है वो क्या है, फ्री फ्रॉम प्रिजर्वेटिव। उसके बाद इसका वेट, वॉल्यूम, यूनिट्स, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन के उसको ठंडी जगह पे रखें, कहाँ से बना है, यूके से बना है, यूके में बना है। लोकेशन प्रोड्यूस जो है वो साउथ अफ्रीका में हुआ है। कंट्री ऑफ ओरिजिन यूके है। कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ प्राइमरी इंग्रेडिएंट यूके है, ठीक है। और ब्रांड का नाम जो है वो ये रखा हुआ है उन्होंने। और फॉर्म क्या है, ऑयल है, क्रीम है, लिखा हुआ है, ठीक है। मटीरियल कंपोजिशन क्या है कि ये बोतल किस चीज़ की बनी हुई है, वो प्लास्टिक की बनी हुई है, ठीक है। और सर्विंग साइज़ क्या है, कितनी बड़ी बोतल है, ये 100 ग्राम की है, ठीक है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है, एसिन। एसिन क्या है, एसिन यूनिक होता है, ठीक है ना। तो ये कोड जो है वो आपको प्रोडक्ट, आप जब आप जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करेंगे ना, जो भी प्रोडक्ट आप अमेजोन पे लॉन्च करेंगे, मिसाल के तौर पे अगर आपने एक टी शर्ट लॉन्च की है, उसके 3 कलर है ना, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, तो उस हर प्रोडक्ट का जो है ना वो एसिन डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो उस प्रोडक्ट को जो है वो अमेजोन अपने सिस्टम में और वेयर हाउस में इस एसिन के थ्रू जो है वो आइडेंटिफाई करता है। तो ये यूनिक होता है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट एक हो सकता है, मेरे पास एक तरह का प्रोडक्ट और एक कलर का प्रोडक्ट और एक साइज़ के प्रोडक्ट का एक एसिन हो सकता है, लेकिन अगर मुख्तलिफ कलर्स होंगे, मुख्तलिफ साइजेज होंगे, तो उनका एसिन चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कस्टमर रिव्यू, अगेन यहाँ पर आगे कितने लोगों ने रिव्यूज़ लिखे हैं उसके बारे में, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर आगे अमेजोन बेस्ट सेलर रैंक, यहाँ पर दिखा रहे होते हैं कि अमेजोन, इसको बोलते हैं नॉर्मली बीएसआर भी बोलते हैं कि बेस्ट सेलर रैंक। वो ये दिखा रहा है कि ये ब्यूटी की कैटेगरी के अंदर पोजीशन नंबर 9 के ऊपर है ये आइटम, ठीक है। यहाँ भी हम जाएंगे सी टॉप 10 इन ब्यूटी। और ये बॉडी ऑयल की कैटेगरी में नंबर 1 पोजीशन के ऊपर है इस वक्त, ठीक है। इस तरह से हमें मालूम हो जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिक रहा है, ठीक है। और शिपिंग वेट क्या है, मेरे बात है कि वो 100 ग्राम की तो वो ऑयल है, लेकिन उसका वेट और उसका पैकिंग वगैरह करने के बाद 200 ग्राम बन जाता है उसका, ठीक है। और यहाँ पर देखने लिखा आ रहा है फर्स्ट डेट, फर्स्ट अवेलेबल। ये आइटम अमेजोन पर पहली बार कब बिकना शुरू हुआ है, यहाँ पर देखने दिखा रहा है, ठीक है। ये चीज़ें हुई। अब हम आ जाते हैं ये यहाँ पर जब आपकी प्रोडक्ट आ रही होती है, तो यहाँ पर जो आपके पास एक्स्ट्रा वेरिएशन होती है, ज़रूरी नहीं कि आप ही के आइटम यहाँ पर दिखाए जाएँ, क्योंकि ये बेसिकली अमेजोन जो वाले जो है वो अपनी कंपेयर कर रहे हैं आपके आइटम को डिफरेंट आइटम से। तो अगर आपके पास 10 या 12 अच्छी क्वालिटी का आइटम है, तो वो कई मरतबा आप ही का आइटम दिखा रहा होता है, अमेज़न रिकमेंड कर रहा होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये सारे एक ही तरह की कंपनी के और वो हैं आइटम्स, तो वो आ रहे हैं। नॉर्मली ये भी होता है कि मतलब कि आपका प्रोडक्ट यहाँ पर आ रहा होता है और आपके कंपैटिटर का प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर आ रहा होता है, ठीक है। तो और ये यहाँ पर अगेन उसके लिखा हुआ रहा है कि वेरिएशन, ठीक है, इसके रिव्यू कितने हैं, इसके रिव्यू कितने हैं, इसके रिव्यू कितने हैं, और यहाँ पर ये दिखा रहा है फ्री डिलीवरी। और ये सारे अमेज़न डॉट कॉम के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, और ये आप देखें कि ये जो है दूसरी कंपनी जो है वो सेल कर रही है, ये वो जो सेलर है वो डायरेक्ट भेज रहा है ये बोतल अपने पास से, ठीक है, ये अमेज़न, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। अब हम देखते हैं कि ये सी टॉप 100 इन ब्यूटी। अब आपने यहाँ पे क्लिक किया ना, अब ये देखें यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अमेजोन बेस्ट सेलर्स। यहाँ पर अब तमाम बेस्ट सेलर्स आने शुरू हो गए हैं कि अमेजोन ब्यूटी की कैटेगरी के अंदर, देखें ब्यूटी कैटेगरी के अंदर जो बेस्ट सेलर आइटम्स है ना, वो ये हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो यहाँ पे लिखे आ रहे हैं सारे, ठीक है। समझ में आ गया आपको? अच्छा, अब मैं बोलता हूँ कि मुझे जो है ना वो दिखाना है कि मुझे मेकअप में कौन से हैं टॉप 100। मैंने मेकअप में क्लिक किया, मेकअप में जो है वो देखिए लिस्ट पहला तो वही रहा, लेकिन लिस्ट चेंज हो गई। अब मैं बोल रहा हूँ मुझे ये दिखाना फेस के अंदर जो है वो टॉप 100 कौन से हैं, फेस में ये आइटम फिर चेंज होगा यहाँ पर। अब मैं कहता हूँ नहीं, मुझे जो है ना दिखाएं कि ये पाउडर किस तरह के बिक रहे हैं टॉप 100 में। अब मैंने बोला टॉप 100 में ये वाले पाउडर बिक रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप जो है ना सब कैटेगरीज में जाकर देख सकते हैं कि जो टॉप 100 आइटम्स हैं वो कौन से बिक रहे हैं। इससे आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सा आइटम ज़्यादा बिक रहा है। मिसाल के तौर पर आप बोलते हैं कि यार मैं जो है ना वो ब्लशेस, मुझे यार समझ में नहीं आती है ये मेकअप की चीज़ें हैं, फाउंडेशन हैं, ठीक है। फाउंडेशन कौन सी ज़्यादा बिक रही है, ठीक है। आपने क्लिक किया उस पर,
और देखें यहाँ पे ये टॉप 100 फाउंडेशन जो बिक रही है वो लिस्ट आ गई। अब पीछे चले जाते हैं, यहाँ पे देखें लिस्ट की कैटेगरी बनती जा रही है, एनी टाइप डिपार्टमेंट, ब्यूटी, मेकअप एंड फेस। अब चले जाते हैं यहाँ पर ब्यूटी के अंदर टॉप पर चले जाते हैं, और यहाँ से दोबारा चले जाते हैं एनी डिपार्टमेंट के अंदर। अब यहाँ पर आने के बाद जो है देखें ये पूरे डिपार्टमेंट की लिस्ट आनी शुरू हो गई है। ठीक है, यहाँ पर ये दिखा रहे हैं सी मोर बेस्ट सेलर इन सी डी एंड वायरल, अगेन दिस इज द कैटेगरी। सी मोर बेस्ट सेलर आइटम्स इन बुक्स, जो ये देखें यहाँ बुक्स की कैटेगरी है। यहाँ दिखा रहे हैं बेस्ट सेलर इन सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर होगा, यहाँ पर है, ये दिस इज सॉफ्टवेयर कैटेगरी। ठीक है, यहाँ बोल रहे हैं कि पीसी एंड वीडियो गेम, पीसी एंड वीडियो गेम, पीसी एंड वीडियो की कैटेगरी आ रही है। ठीक है, और इसी तरह से मिसाल के तौर पे आप यहाँ चले जाते हैं कि यहाँ पे बोलते हैं कि सी मोर बेस्ट सेलर आइटम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फोटो, तो आप यहाँ चले जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फोटो कहाँ पर है, ऊपर की तरफ होगा कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फोटो। ठीक है, अब आप बोलते हैं मुझे एक सर्टन कैटेगरी है जिसमें मुझे काम करना है, या मैं चाहता हूँ कि इस तरह की कैटेगरी की प्रोडक्ट मैं पहले लॉन्च करूँ, मैं समझता हूँ या वो प्राइस टैग उसका अच्छा है या मुझे आसानी से मिल जाएगी, या मैं समझता हूँ कि ये बिकेगी ज़्यादा, तो आपने उस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर ये मुझे जो है वो टॉप 100 जो है प्रोडक्ट्स दिखा रहा है, जो मेन कैटेगरी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फोटो की, उसमें टॉप 100 कैटेगरीज, टॉप 100 प्रोडक्ट्स जो हैं वो ये बिक रही हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे, ठीक है, कैंडल बिक रही है, ठीक है, ये बैटरीज बिक रही हैं यहाँ पे, ये टीवी और वॉल्स पे जो माउंट करते हैं उसका स्टैंड है। ठीक है, इसके बाद ये जो एक्सटेंशन केबल्स हैं, बैटरियाँ बिक रही हैं। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ें बिक रही हैं। अब मैं बोलता हूँ कि नहीं, मुझे जो है आप ये दिखाएं कि हेडफोन और एयरफोन और एसेसरीज में जो है वो टॉप 100 आइटम कौन सा है जो बिक रहा है। मैंने क्लिक किया उस पर, अब देखिए मुझे यहाँ पर ये टॉप 100 में एप्पल के एयरपॉड बिक रहे हैं, इसके अलावा चार्जिंग केबल की ये छोट वो बिक रही है, ये है, इस तरह के हेडफोन बिक रहे हैं। ठीक है, ये है, इस तरह से मुझे जो है मालूम हो जाता है कि कौन सी चीज़ है वो टॉप 100 आइटम बिक रही है। इस तरह से क्या होगा, मुझे शुरू में टाइम तो लगेगा, लेकिन मुझे ये चीज़ें देखें एटलीस्ट आपको ये तो आइडिया होगा ना शुरू में जब आप कुछ चीज़ करने जाएंगे कि यार मैं किस कैटेगरी के ऊपर काम करूँ। ठीक है ना, तो कम से कम इतना तो आप शॉर्टलिस्ट करेंगे ना अपने वर्किंग करें। जैसे पाकिस्तान में अगर आप बैठे हुए तो आप ये तो नहीं बोलेंगे कि यार मैं पाकिस्तान में बैठ के जो है वो एप्पल के आईफोन बेचूँ, नहीं हो सकता ना, मुश्किल है। हाँ, ये आप देख सकते हैं कि यार पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर दस्तकारी का काम होता है या कोई सियालकोट में स्पोर्ट्स का सामान बिकता है, यार मैं उस कैटेगरी को जो है वो ज़रा सर्च करूँ किस तरह वहाँ पे काम होता है या कोई चीज़ बिकती है नहीं बिकती। ठीक है ना, अच्छा, इस तरह से जो है वो आप को थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, और आप जो है वो कैटेगरी बाय कैटेगरी जाके उनको देखेंगे। अब आप क्लिक करेंगे ना यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर ये चीज़ मैंने क्लिक की ना, अब यहाँ पर ये पूरी सिंपल आ गई, अमेजोन चॉइस है, टाइटल आ गया, बाय एप्पल आ गया। ठीक है, ये रिव्यूज़ आ गए, ये उसके क्वेश्चन जिन लोगों ने पूछे थे उनके जवाब आ गए, यहाँ पे प्राइस आ गई इसकी। ठीक है, फिर ये इसको बुलेट्स बोलते हैं, ये डॉट लगे होते हैं ना, तो ये बुलेट्स पॉइंट आ गए यहाँ पर, तो ये तस्वीरें आ गई इसकी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है वो वेरिएशन आ गई उसकी दूसरी तरह के ना, इसी से मिलते जुलते कोई और अगर आपने खरीदनी है तो ये डिफरेंट वेरिएशन डिफरेंट प्राइस है। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो लोगों ने सवाल पूछा यहाँ पर वो सवाल आ गए, और यहाँ कस्टमर ने जो रिव्यू लिखा था उन्होंने वो आइटम जब उनको मिला तो उन्होंने तस्वीर खींच के यहाँ पर अपलोड कर दी। ठीक है, रिव्यू के साथ। ठीक है, अब हम जाते हैं उस पर, वो मुझे कहाँ गया नज़र नहीं आया, फिर मैंने मिस कर दिया, जहाँ पर बी एस आर जिसको बोलते हैं, तो बी एस आर रैंक जो है वो कहाँ पर है इसके, किस लिस्टिंग पे नहीं भी होते हैं, मुझे नहीं मालूम कि इसकी क्या वजह है, शायद ब्रांड की वजह से या क्या, लेकिन नॉर्मली जो है वो ज़्यादातर लिस्टों के ऊपर जो है वो बी एस आर लगे हुए होते हैं, रखे होते हैं, तो इसमें नहीं है। वैसे ही कुछ और देखते हैं, अ, इसको देखते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर बी एस आर क्या है, यहाँ पर देखते हैं बी एस आर आ रहा है, बी एस आर मतलब बेस्ट सेलर रैंक। ठीक है ना, अच्छा, यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पर भी नहीं दिखा रहा। हम्म, चलो इसको देख लेते हैं क्या वजह है कि क्यों नहीं दिखा रहा, कोई ना कोई इसकी वजह होगी जो शायद मैंने मिस कर दी है। देखें यहाँ भी इसमें आ गया, देखिए उसमें नहीं दिखा रहा था ना, तो ये बी एस आर, अब देखें यहाँ पर, देखें ये दिखा रहा है डिटेल, अमेजोन बेस्ट सेलर रैंक जो है ना इन एयर हेडफोन्स, यानी कि इन एयर हेडफोन्स की कैटेगरी के अंदर जो है वो ये नंबर 5 के ऊपर है। ठीक है, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है,
आपके पास इंस्टॉल नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं दिखा देता हूँ ये कैसे काम करता है। 2 सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे मैंने कहते हैं ना टूल्स वाला, जैसे हम यूज़ करते हैं। देखें, ये मैंने कीपा यूज़ किया हुआ है। कीपा क्या है? ये एक बेसिकली प्राइस हिस्ट्री सॉफ्टवेयर है। आप देखें, मिसाल दी मैं दी आपको, अ, ये देखें यहाँ पर, ये जब शुरू में प्रोडक्ट देखें, ये ट्यूसडे मार्च 10 को ना, ये 22.99 का बिक रहा था, ठीक है। उसके बाद ये आगे गया, देखें, और उसकी कीमत जो है नीचे होगी, ये देख रहे हैं, ये 21 पे चला गया, ठीक है। फिर दोबारा 22 पे चला गया, फिर यहाँ पर ये 22 53 में चला गया, ठीक है। फिर ये कीमत से कम होगी, 17 6 पे चला गया, ठीक है। उसके बाद चला गया 2200। उसके बाद से कीमत की कॉन्स्टेंट चल रही है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ लाइनें बनी हुई हैं। आप देखें, ये जो है ना, ये लाइन, ये देखिए, ये अमेजोन की लाइन है, ठीक है। ये अमेजोन की प्राइस चल रही है, ठीक है। ये मैं करता हूँ न्यू, न्यू प्रोडक्ट जो है वो जब लॉन्च की थी तो ये 24 24 49 की बिकी थी, ठीक। यूज़ मैंने नहीं खरीदा, में खरीदता हुआ, लेकिन और ये सेल्स रन दिखा रहे हैं कि इसकी क्या अब वो है सॉफ्टवेयर, वो मुझे बोल रहा है कि वो पेड वर्जन खरीदें, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा की इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए फिलहाल, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जो है वो मैंने बोला कि मुझे ना ये 3 महीने की हिस्ट्री आ गई। मैंने बोला कि मुझे जो ना पूरे 1 साल की हिस्ट्री दिखा दो। देखिए, 1 साल की हिस्ट्री आ गई। मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे जो ना ये 365 डेज़ का ईयर होता है ना, तो वही 1.5 साल की हिस्ट्री होगी। तो मैं बोल रहा हूँ कि थ्रू आउट हिस्ट्री दिखा दो इसकी कितनी है। अब मैंने चला गया अमेज़न के ऊपर। अब ये मुझे यहाँ पर पूरी इसकी हिस्ट्री आ गई है कि ये न्यू अमेज़न के ऊपर अब ये पूरी हिस्ट्री आ गई है। ये देखें, ये 2019 में ये शुरू हुआ था बेचना। इसने शुरू में बेचना शुरू किया 1665 के ऊपर, फिर 1669 पे गया। ये कीमत इसकी ऊपर नीचे होती गई। मुझे इस तरह से पूरी इसकी हिस्ट्री मालूम होगी कि ये कब कब और कितने कितने का बिका है, ठीक है। नॉर्मली लोग प्रोडक्ट लॉन्च जब करते हैं ना, तो वो बहुत कम पैसों पे करते हैं, 1699 पे या 17 21 पे। जब उनको प्रोडक्ट रिव्यू आने शुरू होते हैं और वो चीज़ चलने शुरू होती है, तो फिर वो कीमत बढ़ के 24 तक वो बढ़ा देते हैं, ऊपर ले आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये प्रोडक्ट डेटा है, तो ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है वो आप ट्रैक भी कर सकते हैं प्रोडक्ट को ना। अ, अपना लिख दें कि भाई इसकी कीमत इतनी हो या इससे कम हो जाए ना, तो मुझे आप ईमेल कर दें, तो वो ईमेल आपको कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद वेरिएशन, तो इसमें ये 2 तरह की वेरिएशन है, जिसमें रखी सेटिंग भी रखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अमेज़न और न्यू पे ये बिका है, और यूज़ में 3 महीने की ये दिखा रहे हैं डिटेल आपको। उसके बाद अगर आप ईबे पे देखना चाहते हैं इसको, तो ईबे के ऊपर यही आइटम नया सॉफ्टवेयर मुझे ऑटोमेटिकली जो है ना ईबे के ऊपर लेके जा रहा है। तो जब आप सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे ना, टूल जो पेड टूल होंगे ना, तो वो और आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान कर देंगे, ठीक है ना। अब देखें, ऑटोमेटिकली ये चीज़ जो है वो यहाँ पर ये बिक रही है अमेज़न पे 1699, ठीक है। लेकिन इस सॉफ्टवेयर की वजह से मैं ऑटोमेटिकली यहाँ पहुँच गया हूँ ईबे के ऊपर, और यहाँ पर ये चीज़ बिक रही है 2999, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगी ये बात, ठीक है। अच्छा, अब हम वापस चले जाते हैं उसी जगह के ऊपर। यहाँ पर अ, अब प्राइस हिस्ट्री पे चले गए कीपा के बाद। अब मैंने आपको दिखाना था कि मुझे कैसे मालूम होगा कि ये कितने बिक रहे हैं 1 महीने के अंदर। मैंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, इसको यहाँ पर अमेज़न एएमजी स्कॉट कैलकुलेटर, ठीक है। मैं इसको क्लिक करूँगा ना यहाँ पर, ये देखें। अब ये इसने मुझे पूरी हिस्ट्री दिखा दी है इसकी। ये दिखा रहा है, ये मुझे दिखा रहा है कि सिर्फ़ ये 1 बिका है, पिछले अ, इसके महीने की जो सेल हो रही है ना, वो 1 हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये इस वेरिएशन के ऊपर हो रही है। अच्छा, इस वेरिएशन में जाता हूँ, ये वेरिएशन कैसी है? हो सकता है इसने नई नई प्रोडक्ट लॉन्च की हो, तो ये दिखा रहा है, ठीक है ना। तो दूसरे प्रोडक्ट देखता हूँ, तो ये था अगेन मेरे पास जो ये सॉफ्टवेयर है ये वाला, इसके मैंने कोई पैसे नहीं दिए हुए, ये फ्री सॉफ्टवेयर है। तो प्रॉब्लम अगेन वही हो जाती है कि जो पेड टूल होते हैं उनमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। चलें चेक करते हैं कोई और ऑप्शन, ये देखता हूँ प्राइम के ऊपर कि क्या ये कितना बिकता है, ठीक है ना। तो सिर्फ समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ, जब आप पेड टूल खरीदेंगे तो उसमें आपको, जैसे मैंने कहा, कि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी। तो मैंने दोबारा क्लिक किया यहाँ पर और मैं देखता हूँ ये कितने बिक रहे हैं। नहीं, ये काम नहीं कर रहा, अभी भी ये एक ही दिखा रहा है मुझे, ठीक है ना। इसको अच्छा, और मैं दोबारा वापस आता हूँ, जिसकी हमने बात कर रहे थे, बेस्ट सेलर जो है वो आपने इस तरह से ढूंढने हैं, ठीक है ना, आइटम्स। उसके बाद आप आ गए एनी डिपार्टमेंट के अंदर। यहाँ पर आपने मजीद कोई आइटम देखा है, ज्वेलरी देखा है, ज्वेलरी में क्या बिक रहा है। ज्वेलरी बाय द वे गेटेड कैटेगरी होती है, आपको देखभाल के लॉन्च करनी है, ठीक है।
उसके बाद आपने बोला कि पेट सप्लाईज जो है उसमें क्या बिक रहा है, नंबर वन आपने मालूम किया, ऐसे आपको मालूम हो जाएगा। इसी तरह से जो है वो आपने काम अमेरिका में करना है। क्या है, जूम कर रहे हैं, दोबारा मैं समझा दूँ आपको। ये ब्रैकेट होता है स्ट्रेट, ये, और दूसरा ये, आपने एंटर दबाया और यहाँ पर ये टॉप कैटेगरी आ गई। उसके बाद जाके आपने कोई सी भी एक चीज़ क्लिक कर दें, ठीक है ना, कहीं पे भी कोई भी चीज़ क्लिक कर दें, और उसके बाद जो है वो उसके बॉटम पे जाके वहाँ पे चले जाएं टॉप 100 के ऊपर। यहाँ पे जाके देखें सी टॉप 100, यहाँ पे जाके ना बेसिकली यहाँ जाने का मकसद है ताकि हम जो इस मेन पेज के ऊपर आ जाएं। ठीक है, ये हम इस वक्त जो हम .com की साइड के ऊपर हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे गए आपने, यहाँ पे हमने बोला कि यार मुझे जो है ना वो आप दिखाएं ऑल डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, आगे अब आप बोल रहे हो जो ऑल डिपार्टमेंट के अंदर जो है मुझे आप दिखाएं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के अंदर टॉप 100 प्रोडक्ट जो है वो कौन सा बिक रहा है। क्लिक किया मैंने यहाँ पर, अब देखें यहाँ पर ये टॉप प्रोडक्ट ये बिक रहा है ब्यूटी और इसमें। अब मैंने यहाँ पर अगर किया इसको ब्रशेज नंबर 7 दिखा रहा है ये, ठीक है, मैंने क्लिक किया यहाँ पर इसको। ट्राई करता हूँ दोबारा फिर इस टूल को। अब जो है वो इसने इसको सही पिक किया है .com के ऊपर। ठीक है, अब देखें ये जो टूल है कितनी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको। ये प्रोडक्ट जो है वो महीने में 22,487 ऑर्डर बिक रहे हैं इसके। ठीक है, अच्छा हो सकता है आपको जो है वो लग रहा हो कि यार ये तो मुमकिन ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मेरे ज़ाती ख्याल में ये मुमकिन है भी। क्यों? क्योंकि 360 मिलियन जो है ना यूएस की पॉपुलेशन है। ठीक है, और 50 से परसेंट से ज़्यादा जो है ना वो मार्केट शेयर यू अमेजोन के पास है इस वक्त। समझ में आ रही है? तो समझ लें कि 360 का मतलब ये हुआ कि 180 मिलियन जो है ना वो कस्टमर जो है वो अमेजोन के पास है, और ये महीने की ये सेल कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो और यहाँ पर ये बेसिकली एस्टिमेट दिखा रहा है, मिसाल के तौर पे ये कॉस्ट, ये प्रोडक्ट आपने कितने की लेकर आए हैं। ये प्रोडक्ट ये बेच रहा है यहाँ पर लिखी कीमत 57, 56.99, ये कीमत आ रही है इसकी। ठीक है, मैं समझता हूँ कि यार मैं ये लेकर आया हूँ $10 की लेकर आया हूँ मैं, मैक्सिमम लगा लेता हूँ। ठीक है, मैं देखें इसको कुछ चेंज करूँगा ना, यहाँ कम होना शुरू हो जाएगा इसकी इसकी प्राइस। और मैंने शिपिंग किया, मैंने मैंने $1 की शिपिंग के, $2 मैंने शिपिंग के दिए इसके। ठीक है, सीपीसी क्या है, कॉस्ट पर क्लिक। मैंने एडवर्टाइजिंग के ऊपर भी मैंने इसके दो लगाए, $2 लगाए, और मैंने $1 टैक्स भी दिया इसको। ठीक है, अब मैं इसको बिल्कुल जीरो पे लेकर आया था। अगर मैं एक आइटम बेचता हूँ तो मुझे कितने बचते हैं, देखें एक बार मैंने क्लिक किया ना, यहाँ पर 1 आ गया। अब देखिए मैं 56.99 का जो है आइटम मैं बेच रहा हूँ, 10 का मैं लेकर आया हूँ, 2 की मैंने शिपिंग दी है, 2 की मैंने सीपीसी कॉस्ट दी, और एक मैंने टैक्सेस दिए हैं। इसके बावजूद भी मुझे एक आइटम के ऊपर जो है वो इतने बच रहे हैं। अमेजोन जो है एफबीए ने जो है वो मुझे इतने पैसे चार्ज किए हैं। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट जो मुझे पर यूनिट जो है वो 30.43 बच रहा है। ठीक है, नेट मार्जिन 53% है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI इज 100, ऑलमोस्ट डबल हो रही है मेरी इनकम। ठीक है ना, 199। तो इस तरह से आपको रफ आइडिया मिल जाता है कि चीज़ कितने की बिक रही है। तो आपको अगर आप कोई चीज़ 10 पाउंड की लेकर आ रहे हैं तो आपको मालूम रहता है कि यार मैं अगर 10 पाउंड की चीज़ लेकर आ रहा हूँ, अगर मैं 20 की बेचूँ तो मुझे कितने बचेंगे। आपने यहाँ लिखा, ठीक है, यहाँ पे तो अभी कॉस्ट ही आ जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या होगा, आपको 30 की बेचनी पड़ेगी। अगर आप 30 की बेचते हैं तो आपको 599 बचते हैं डॉलर एक आइटम के ऊपर। ठीक है, अब अगेन वॉल्यूम के ऊपर जाते हैं। अगर आप 100 पीस निकालते हैं आपको $750 बचते हैं। आप 200 पीस निकालते हैं आपको $1400 बचते हैं। ठीक है, और ये प्री टैक्स है। तो ये एक टूल है जिससे जो है वो हम यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर है इस तरह का कि जिससे मालूम रहता है कि प्राइसिंग क्या है और नेट मार्जिन क्या है, हमें ज़्यादा फीड नहीं करनी पड़ती। ठीक है ना, और यही क्या हाल जो है वो कीपा के अंदर है, डिटेल मैंने बता चुका था पहले भी आपको। कि जब इसकी देखें, इसकी भी देखने पूरे आप, ये तो पिछले कई सालों से बिक रहा है। आई एम नॉट सरप्राइज कि अगर ये 22-23 हज़ार की सेल कर रहा है आइटम की, और ये ब्रांड है ना ट्रैवल ऑन, तो ये देखिए ज़रूर बिक रहा होगा। अगर आप जाते हैं फुल, अब आप देखें जब ये बिकना शुरू हुआ था ना, जो शुरू में इसने 59, अच्छा कीमत उसने बड़ी सेट रखी थी शुरू से ही, ब्रांड डाटा में। तो इस तरह से जो है वो हम जो है वो प्राइसिंग चेक करते हैं। अब आई एम सॉरी कि मुझे तो आप बोर हो रहे हो, लेकिन देखिए बिजनेस जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो अ, समझ लें कि और से जो है ना चीज़ों को देखना पड़ता है, नंबर्स को समझना पड़ता है, डेटा को समझना पड़ता है, फिर उसके बाद जो है ना वो आप फैसले करते हैं। ये ऐसे नहीं है कि दो दो चार कर दिया आपके पास चीज़, फ़ौरन जो है वो आपके पास पैसा नहीं होगा। ठीक है ना,
मिसाल के तौर पे आप दोबारा हम जाते हैं इस पे डिपार्टमेंट चेंज करते हैं और जो है वो हम बोलते हैं कि हमें जो है वो होम एंड किचन में देखें कौन सी टॉप 100 प्रोडक्ट बिक रही हैं, ठीक है। हमने बोला कि यार ये प्रोडक्ट जो है वो ये नॉर्मल लोग जो है ना वो बाथरूम में यूज़ करते हैं और क्या आपको बोलते हैं सॉरी ये समथिंग एल्स, ये शावर कर्टन है, ठीक है ना। तो ये वाटर प्रूफ होता है ना, तो ये नहाते वक्त लोग जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि पानी बाहर ना गिरे। तो ये टावल है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में भी माइक्रो फाइबर है टावल है। चेक करते हैं कि ये आसानी से हो जाता है पाकिस्तान में, ठीक है। अब देखें ये इसका क्या सूरत हाल है, ये देखें, ये मैं जो समझा रहा था ना आपको कि बहुत ज़्यादा लिस्टिंग की वेरिएशन आ जाती है, वो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपका बड़ा प्रोडक्ट है, बेड शीट्स हैं या टी शर्ट्स हैं या कैप्स हैं, तो वो आप एक लिस्ट के अंदर बेइंतहा वेरिएशन लेकर आए थे। ये देखें 1 2 3 4, तो कस्टमर ने क्या करना है, यहाँ यहाँ पे कलर वेरिएशन आ रही है, यहाँ पे साइज़ वेरिएशन आ रही है। कस्टमर ने बोला मुझे ट्विन चाहिए और मुझे इस कलर में चाहिए, ठीक है। देखिए ऑटोमेटिक प्राइस चेंज हो गई जाके। अब मैं यहाँ पे जाके चेक करता हूँ कि यार एफबीए के इस कैलकुलेटर से के सूरत ये है कि ये इसे एएमसी स्काउट के कैलकुलेटर से कि इस पे क्या सेल हो रही है, क्या मैंने क्लिक किया इसके ऊपर, ठीक है। अब ये यहाँ मुझे एस्टिमेट दे रहा है 40,000 के करीब इसकी सेल हो रही है। मैं इसको अगर नहीं भी मानता ना एक्यूरेट, मैं इसको आधा भी कर लेता हूँ ना, ठीक है, मैं अगर उसको 20,000 भी कर देता हूँ, देखें। तो फिर भी देखें ये आपको हो सकता है ये देख के यकीन ना आ रहा हो, लेकिन सिर्फ एक बात मैं आपको बताऊँ। अभी अमेज़न के में एक साहब वेयर हाउस में काम करते हैं, अपने पाकिस्तानी हैं। वो बता रहे थे कि अमेज़न के एक वेयर हाउस एक वेयर हाउस में 400,000 ऑर्डर प्रोसेस होते हैं एक रात में, और एक रात में डिस्पैच होते हैं। मतलब एक 400,000 ऑर्डर जो है वो आता है और 400,000 वहाँ से बन के जाता है, ठीक है। तो इतनी बड़ी मार्केट है ये अमेज़न की, ठीक है। और अगेन डिपेंड करता है कि आपकी रीच कितनी है, और आपको इस बिज़नेस की समझ कितनी है। अ, लोगों ने बेइंतहा पैसा बनाया। दोबारा फिर यहाँ पर आते हैं कीपा के ऊपर। कीपा आप इंस्टॉल कर सकते हैं। 2970 से इसने शुरू किया था बेचना, फिर आस्ते-आस्ते करते हुए उसने बढ़ा दी और अब ये 3597 में बेच रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे जब इसने शुरू किया था, ये देखें शुरू किया था इसने 31 पे, बिका नहीं, फिर इसने थोड़ा कम कर दी कीमत। थोड़ा जब स्टडी होना शुरू हुआ तो फिर इसमें कीमत बढ़ती चला गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि अमेज़न का इंटरफेस क्या है, कहाँ पर क्या चीज़ होती है, बीएसआर कैसे चेक करते हैं, चाहे वो .com हो या चाहे .co.uk हो। यहाँ पे देखने वही आ रहा है नंबर 2 जो है वो होम एंड कॉटन। अब आप देखें होम एंड किचन के अंदर टॉप नंबर 2 कैटेगरी है। शीट और पिलो केसेस में ही नंबर 1 है, ठीक है ना। चलो क्लिक करते हैं कि इसमें कौन सी है 100, यहाँ पे क्लिक करते हैं ना। अब देख रहे हैं ये नंबर 1 कैटेगरी दिखा रहा है, यहाँ पे तमाम बेडशीट्स वगैरह दिखा रहा है। अब हम आते हैं यार, हम देखते हैं कि बेडशीट्स नंबर 1 पे तो 20-20 हज़ार सेल हो रही हैं, ये नंबर 100 पे क्या हो रहा है। अब हम यहाँ जाते हैं यहाँ पे, और ये है नंबर 100। यहाँ देखते हैं कि ये कितने बेच रहा है। बड़ी प्लेन किस्म की सादी सी वो बेडशीट है। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, कैलकुलेटर पे क्लिक किया आपने, एस्टिमेट आ जाएगा। अब देखें ये नंबर 100 के ऊपर भी जो है ना ये 1200 के करीब ऑर्डर ले रहा है। अब आप देखें इसको नेट सेल यहाँ पर जो हो रही है ना, अगर ये 23 की बेच रहा है मिसाल के तौर पे, अगर ये मैं वहाँ पे $10 की लेकर आ रहा हूँ, पाकिस्तान से उठा रहा हूँ, ठीक है, और मैं इस पे $1 की शिपिंग दे रहा हूँ, और मैं $2 की इसके ऊपर ये भी लगा देता हूँ, मार्केटिंग भी लगा देता हूँ, और फिर मैं इसके ऊपर $1 टैक्स भी दे देता हूँ, तो भी मुझे जो है ना वो $4,500 जो है ना वो मुझे ये प्रॉफिट दे रहा है एक महीने के अंदर, ठीक। ये 1261 जो है ऑर्डर को अगर हम तकसीम करते हैं 30 दिनों से, तो ये तकरीबन 42 ऑर्डर दिन में आ रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ, मैं ज़ाती तौर पे जो है वो बंदे को जानता हूँ, उसके पास ये ऑर्डर रोज़ाना आ रहे होते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये क्लिप बहुत बड़ा हो गया है। मैं इसको यहाँ पर बस इसको थोड़ी देर में रैप अप करते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ आपको समझाने के लिए ये बताना था, ठीक है। देखिए ये पार्ट जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कि प्रोडक्ट जो है वो हमने सेलेक्ट कैसे करना है, उसका क्राइटेरिया क्या होगा,
और आपने क्या करना है, जब तक जो है वो अमेज़न.com पर अगर आपने बेचना है तो .com पे रिसर्च करें, क्योंकि कैटेगरीज़ डिफरेंट है। देखें, इसकी छोटी लिस्ट है कैटेगरीज़ की, और जो .co.uk है उस पे कैटेगरीज़ कुछ और हैं, ठीक है? तो आपने जो भी मार्केट सेलेक्ट करनी है, पर इकट्ठी तो अब नहीं बेचेंगे ना दोनों पे, इकट्ठा तो नहीं शुरू करेंगे। तो एक मार्केट सेलेक्ट करें, कौन सी मार्केट हमें चूज़ करनी है, यूके या यूएस, और फिर उस मार्केट में जाके रिसर्च करें, ठीक है ना? तो अब अगर यूके, जैसे यूके में आ गए हैं, तो यूके में जाएँ आप, जहाँ पे आप बोलते हैं मुझे जो है वो अ, जो बिज़नेस और इस इंडस्ट्री और साइंस, सॉरी, क्लोथिंग मसाले के तौर पे सर्च करनी है। हाँ, टॉप 100 आइटम क्या है? और मैं क्या बोलता हूँ यार, अब ये कई लोगों ने यहाँ पे मास्क वगैरह आजकल उनके बिक रहे हैं, तो लोगों ने अर्थ कैटेगरी में लगाया हुआ है। तो उसको आई एम श्योर अमेज़न बाद में इसको टैकल करेगा, लेकिन फिलहाल जो है वो ये रखा हुआ है तो रखा हुआ है। टी-शर्ट है, देखो यहाँ पर टी-शर्ट मैंने क्लिक किया दोबारा, ये ब्लैक सिंपल टी-शर्ट है, अगेन सियालकोट में बहुत बनती है। आपने उठा के पूरी वेरिएशन भर दी यहाँ पर, ठीक है? साइज़ यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया कौन सा है, मुख्तलिफ साइज़ आ रहे हैं, ठीक है? आज रख के मैंने एक ब्लैक रख दिया, तो दोबारा ट्राई करते हैं, कैलकुलेटर पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा, चलो देखते हैं। तो ये मुझे दिखाएगा कि इसकी क्या, लेकिन ये कि नॉर्मली ये एफबीए की ये इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। ये है क्योंकि डायरेक्ट कस्टमर जो है वो डायरेक्ट भेज रहा है अपने पास से, लेकिन चलो देखता हूँ अगर मुझे इन्फॉर्मेशन आती है नहीं आती। अ, नहीं आएगी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये एफबीए नहीं है। तो जो फुलफिल बाय अमेजोन होते हैं उसका डेटा जो है वो ये सॉफ्टवेयर पिक कर लेता है, लेकिन जो फुलफिल बाय मर्चेंट होता है उसका डेटा मेरे ख्याल है ये पिक नहीं करता। ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट है, देखें जो प्रोडक्ट आप जब ऐड चला रहे होंगे ना सीपीसी के प्रोडक्ट, जब ये मार्केटिंग कर रहे होंगे तो आपकी लिस्टिंग जो है वो ऐसे आ रही होगी, और उस पर नीचे लिखा होगा स्पॉन्सर्ड, ठीक है? और उस पर जब कोई क्लिक करेगा ना तो आपको उसके पैसे देने होंगे, ठीक है? चाहे वो खरीदे या ना खरीदे। अब देखिए यहाँ पर, अब ये प्राइम टी शर्ट है, यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया, स्पॉन्सर प्रोडक्ट है। अ, यहाँ पर देखें ये प्राइम कस्टमर अब दिखा रहा है, इस प्रोडक्ट के वो प्राइम आ रहा है, तो मतलब ये है कि ये फ्री डिलीवरी अमेजोन मुझे भेज देगा। अब मैंने जैसे ही क्लिक किया ना यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है अब मैं ट्राई करता हूँ, अगर कैलकुलेटर करता है, मेरा ख्याल है कैलकुलेटर जो है वो सिर्फ यूएस की मार्केट को उठा रहा है, यूके की मार्केट को नहीं उठा रहा। अच्छा, नहीं दिखा रहा, ये देखें। अब देखिए, तो मैं समझ में आ गया मेरी क्या, ये फ्री सॉफ्टवेयर जो है वो सिर्फ जो है वो अमेजोन एफबीए के और प्राइम के ऑर्डर को ट्रैक कर रहा है। अच्छा देखिए, यहाँ पे वही दिखा रहा है चीज़ के 289 जो है वो टी शर्ट जो है वो बिक रही हैं, एक महीने की एस्टिमेट चल रहा है। अच्छा, ये 100% एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन दिस इज़ वेरी नियर टू द एक्चुअल नंबर, ठीक है? अब वही 5,848 की सेल है इसकी। अब ये टी शर्ट अगर 2695 की बेच रहा है, मिसाल के तौर पर मैं बोलता हूँ ये 10 की लेकर आया होगा कम से कम, ठीक है? 10 पाउंड की लेकर आया हुआ है, 1 पाउंड या 2 पाउंड की उसने शिपिंग दी होगी, ठीक है? मार्केटिंग के इसने मिसाल के मैं 2 पाउंड लगा दिए होंगे, टैक्सेस ने दिए। अब मैंने बहुत ज़्यादा पैसे लगा दिए इसके अंदर, ठीक है? इसके बावजूद भी देखें, 10 और 2 12 और 4 और 1 15 पाउंड जो है हम लगा चुके हैं इसके ऊपर, ठीक है? और 26 की हम बेच रहे हैं, ठीक है? उसके बावजूद भी आपको 2378 जो है वो 2,500 पाउंड जो है वो सिर्फ एक आइटम से बच रहा है, ठीक है? तो ये इस तरह से जो है वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कैलकुलेटर मैंने आपको बताए, ये सॉफ्टवेयर हो गया, ये कीपा की डिटेल देखें, शुरू में जब उसने लॉन्च की तो उसने 2495 की बेची, और फिर इसने जब बिकना शुरू हो गई, रिव्यू मिल गया इसको, तो उसने कीमत बढ़ा के 2695 कर दी, ठीक है? इस तरह से ये एक साथ ज़्यादा हो गया बेच रहा है। यहाँ पे इसने शुरू में महंगी बेची, उसके बाद इसने कीमत कम करके थोड़ा रैंकिंग बढ़ाई, फिर दोबारा ऐसा ऐसा करके सारे देखें पुटलू की कीमत ऊपर लेकर आ गया ये, ठीक है? इस तरह से जो है वो चीज़ें ट्रैक करते हैं अमेज़न के ऊपर, ठीक है? इस एरिया के अंदर जो है ये बार मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें डिपार्टमेंट्स आ रहे होते हैं यहाँ पे, जो भी कैटेगरीज आ रही होती हैं, यहाँ पे वो चेक कर सकते हैं कि जो टॉप रिव्यूज़ जो हैं वो प्रोडक्ट की, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पे रिव्यू अच्छे नहीं आ रहे होते, तो क्लिक करें मिसाल के तौर पर ये, तो इस प्रोडक्ट को लोगों ने पसंद नहीं किया, तो उसमें देखें कम स्टार आ गए यहाँ पे। तो ये एक जनरल जो है वो लेआउट है अमेज़ोन का। मुझे उम्मीद है कि आप इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं हुई होगी, लेकिन ये थोड़ा-सा आपको टेस्ट भी मिल जाएगा कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये बहुत ही आसान काम है और मैं इसको बस बस बटन दबाऊँगा और 2-3 और 3-4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर जो है वो मेरे पास जो है वो बेइंतहा पैसा आना शुरू हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा। बहुत ही डिटेल काम है, इसको समझना पड़ता है, और एक बार जब आप समझ जाएँगे ना इसको, तो फिर ये ऑटो पायलट पे जो है ना खुद ब खुद चलना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो ये एक जनरल ओवरव्यू है, इसमें ज़रा टाइम लगाएँ, इसको ज़रा देखें, प्रोडक्ट्स को देखें। अगर आपके कोई सवालात वगैरह हैं तो मुझे आप बताएँ।
कमेंट्स में लिखें ताकि मैं उनका जवाब दूँ आपको। अब जो अगली मर्तबा जो मैं बनाऊँगा वीडियो, उसमें मैं बहुत ही डिटेल जो है वो डिस्कस करूँगा कि किस तरह से हमने प्रोडक्ट को जो है वो सोर्स करना है, कैसे हमने उसको सेलेक्ट करना है, किस तरह के हमारे पास क्राइटेरियाज़ होने चाहिए। और मैं कोशिश करूँगा कि अगर मेरे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हुए तो वो भी मैं आपको दिखा सकूँ कि वो उस पे कैसे सर्च किया जाता है। ठीक है? और जैसा मैंने कहा कि एक तरीका हम ये भी यूज़ करते हैं नॉर्मली कि जो है वो फ्रीलांसर हायर कर लेते हैं और वो जो है प्रोडक्ट हमारी रिसर्च कर देते हैं। तो वो भी ठीक है। लेकिन ज़ाहिर बात है कि अगर आप 10-20 हज़ार डॉलर या पाउंड लगा रहे हैं तो आप चाहते हैं कि 100% जो है डिसीजन जो है वो आपका एक्यूरेट हो, उसमें आप गलती ना करें। आप किसी दूसरे के कहने पे जो है आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, तो आप चाहेंगे कि आप अ, जहाँ पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ अगर सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन है मिसाल के तौर पर $30 की या $50 की, या अगर 100 पाउंड $100 की भी सब्सक्रिप्शन है तो वो आप ले लें और उसको आप बिज़नेस कॉस्ट समझ लें और उसको जो है इस्तेमाल करें और ख़ुद जो है वो रिसर्च करके और उस पे फिर फैसला करें ताकि आपको बाद में जो है वो परेशानी ना हो। वरना बाद में अगर आपने किसी के कहने पे इन्वेस्टमेंट कर दी और वो चीज़ आप जैसी परफ़ॉर्म आप करना सोच रहे होंगे कि वो परफ़ॉर्म करेगी वैसी परफ़ॉर्म नहीं की तो फिर आपको लॉस होगा। तो आई होप कि ये तमाम चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी ज़िक्र किया है कि तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ। मैं आपको फुल ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँगा। ये इन्फॉर्मेशन जो है वो बराए मेहरबानी इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी इस काम में इंटरेस्टेड हैं। और आपके कोई भी इश्यूज़ हैं, कुछ सवालात हैं या कुछ चीज़ जो आपको समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट्स में लिखें तो मैं उनके जवाब आपको दूँगा। अ, अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, कोई ऐसी चीज़ मिली है जिससे आपको फ़ायदा हुआ है या मज़ीद आपके दोस्तों को फ़ायदा होगा तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और कमेंट्स में जैसे मैंने कहा कि सवाल लिखें। अ, इसके अलावा जो है ये सीरीज़ जो है वो अब ऐसे ही चलती रहेगी और इसमें जैसे-जैसे आप मुझे अपना इनपुट देते रहेंगे कि ये आपको किस-किस तरह की इन्फॉर्मेशन मज़ीद चाहिए, मैं मज़ीद इसको जो है वो चेंज करता रहूँगा। मकसद मेरा सिर्फ़ जो है वो बनाने का सिर्फ़ ये वीडियोज़ यही है कि जो है पाकिस्तान में जो नौजवान लड़के-लड़कियाँ हैं, उनको जो है वो नए जो ट्रेंड्स हैं ई-कॉमर्स, ऑनलाइन बिज़नेस के हवाले से जो हो रहे हैं यूरोपियन मुल्कों में और जो बड़े एडवांस इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पर, तो उनके बारे में उनको आगाही फ़राहम की जाए। और अगर आप लोग इस चैनल में मुझे इंटरेस्ट दिखाएँगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स में अपने सवाल लिखेंगे, तो मुझे मेरी भी इसकी हौसला अफ़ज़ाई होगी और मैं फिर मज़ीद जो है वो इस चीज़ को कंटिन्यू रखूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की जो है वो मेरी छोटी-सी इस काविश से कुछ फ़ायदा हुआ होगा और मैं फिर इंशाअल्लाह ताला आपसे जो है वो नेक्स्ट वीक दोबारा मिलता हूँ और जैसा कि ज़िक्र कर चुका हूँ उसमें फिर हम जो है डिटेल में प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है? और इसी तरह से फिर उसके बाद जो दूसरे स्टेप्स हैं प्रोडक्ट हंटिंग के बाद जो है, जो अमेज़न सर्विस सेंटर जो है वो कैसे हम ऑपरेट करते हैं, उसके पीछे जो सॉफ्टवेयर होता है वो कैसे चलाते हैं, मार्केटिंग कैसे की जाती है, प्रमोशन कैसे की जाती है, शिपमेंट कैसे बनती है, बारकोड्स कैसे लगते हैं, पेमेंट्स कैसे आती है, टैक्सेस से क्या इश्यूज़ होते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा। तो जैसा कि मैंने पहले कहा ट्रेनिंग टोटल फ्री है। इसमें सिर्फ आप मेहनत करें, कोशिश करें और जिस भी किस्म का आपको कोई सवाल है, कोई रुकावट है या कहीं पे लगता है कि आपको चीज़ समझ नहीं आई, मुझे आप कमेंट्स करें, तो मैं आपको उसका जवाब दूँगा। ठीक है? ओके, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीक इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।